CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम देखेंगे आखिरी कारोबारी घंटे में क्या रणनीति आपने अपनानी है। लेकिन शुरुआत होगी कार्यक्रम की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बैंकिंग संकट की चिंता बाजार पर हावी, 250 अंक की गिरावट के साथ निफ्टी 16,900 के नीचे फिसला। रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC बैंक और TCS ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव, 13% से ज्यादा उछला इंडिया विक्स। और सोने में दिखी रिकॉर्ड तेजी, MCX पर भाव सोने के 60,000 के पार निकले। एक हफ्ते में 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़े हैं भाव। सोने की ऊंची कीमतों से गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी आज दिखी रौनक। मुथूट फाइनेंस बना वायदे का टॉप गेनर। मंदी की आशंकाओं से क्रूड में गिरावट बढ़ी, 15 महीने के निचले स्तर पर क्रूड $71 के पास पहुंचा ब्रेंट का भाव। क्रूड की नरमी से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दिखी रौनक, BPCL बना निफ्टी का टॉप गेनर। और ग्लोबल वित्तीय संकट की फिक्र से मेटल सेक्टर में आज सबसे ज्यादा गिरावट। निफ्टी मेटल इंडेक्स 3% से ज्यादा टूटा। सेल, हिंडाल्को, JSPL, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में हमने देखा भारी भरकम मुनाफा वसूली। वहीं आज सरकारी बैंक और ऑटो स्टॉक्स में भी दिखा दबाव। और कमजोर बाजार में भी कोचिन शिपयार्ड में जोरदार तेजी, शेयर 4% से ज्यादा उछला। नॉर्वे की सनसेट ग्रुप से 550 करोड़ के ऑर्डर ने भरा जोश, साथ ही सब्सिडरी के ऑर्डर से SJVN में भी रौनक। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज सिंगल, मेरे साथ हर्षदा यहाँ मुंबई से और वीरू जुड़ेंगे दिल्ली से और बात करेंगे अगले 1.5 घंटे की। और बात तो क्या करनी है इस मार्केट में कोशिश करेंगे कि सिर्फ 1.5 घंटा निकल जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ मार्केट में बातचीत करने को रहा नहीं है। काफ़ी तेज़ गिरावट लगातार कई दिनों से रही है और फ्राइडे की रैली क्लियरली, जो सेकंड हाफ की रैली थी, अब वो क्लियरली निकल कर आ रहा है कि प्योर शॉर्ट कवरिंग थी। अच्छा हर्षदा, एक चीज़ याद होगी आपको, मैंने फ्राइडे को एक चीज़ बोली थी कि अगर हर कोई अपने स्टॉप लॉस 16,800 16,900 पे लगा के बैठा है तो वो टूटेगा। मतलब ये इवेंचुअली मार्केट में ऐसा होगा। और अब 16,900 को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन लगता नहीं पॉसिबल है। 2022 सितंबर का लो था करीब 16,750, अब उससे सिर्फ 100 ही पॉइंट ऊपर रह गए हैं हम। और 52 वीक लो पर रिलायंस है, SBI में बड़ी डिक्लाइन है, बड़े बैंकों में बड़ी डिक्लाइन है। और एक और चीज़ हो रही है जो आपको बता रही है कि इस समय मार्केट में हो क्या रहा है। लगातार हम ये हेडलाइन कर रहे हैं कि गोल्ड 60,000 क्रॉस कर गया है और बिटकॉइन ने हर्षदा पिछले 10 दिन में करीब 50% की रैली की है। ये आपको एक चीज़ बता रहा है, ये इन्वेस्टर्स जो है ना, ये सेंट्रल बैंकर्स को और गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप लोग लिटरली भाड़ में जाओ, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पर भरोसा नहीं है हमको। वी वुड मच रादर बी इन जो ऑल्टरनेट करेंसीज हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, ये आप इतने डॉलर प्रिंट कर रहे हैं क्योंकि अब लोगों का विश्वास ही उठ रहा है डॉलर के ऊपर से। किसी को बेल आउट मिल रहा है, कहीं कोई बैंक प्रॉब्लम में आ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और ये सारा का सारा जो है डेजा वू बिल्कुल मुझे 2008 की याद दिला रहा है। हालांकि बहुत लोगों ने कहा कि ये लीमन मोमेंट नहीं है, भले ही नहीं है लीमन मोमेंट, लेकिन प्राइस प्रेशर तो बहुत ज़्यादा मार्केट में है इनफैक्ट अक्रॉस द बोर्ड। और अगर आपको ऐसे लगे कि भारतीय इकोनॉमी में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्लोबल प्रेशर इतना है और FIIs की बिकवाली इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि भारतीय बाजार भी उस ग्रिप में फंसता हुआ मंदी की। अच्छा, इस बीच क्रेडिट स्विस की तरफ से जो अपडेट आ रहा था, आज जो कारोबार की शुरुआत यहाँ पर यूरोप में हुई है, एक अच्छे खासे नॉक के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। उन स्टॉक्स में अभी भी बेल आउट के बावजूद प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो एक बार वो यूरोपीय पिक्चर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो ताज़ा अपडेट है। और देखिए, ये ग्लोबल मार्केट में जो संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वही भारतीय बाजारों पर हावी है। तो जर्मनी के मार्केट में 1-1.5% तक का नुकसान, 200 पॉइंट नीचे है। फ्रांस का बाजार भी कमजोर खुल रहा है। फुट्सी में भी हम देख रहे हैं करीब 1.5% तक का दबाव देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ग्लोबली उस सेल ऑफ पर किसी तरह का विराम लगता हुआ। डाउ फ्यूचर्स, अनुज, मुझे याद है कार्यक्रम की शुरुआत में जब आप सुबह में 200 पॉइंट ऊपर था और बात करते करते हल्का करेक्शन आया, लेकिन ये 350 पॉइंट की गिरावट वाकई में चौंकाने वाली है। और नैस्डैक फ्यूचर्स भी करीब 100 पॉइंट नीचे।
तो सेकेंड हाफ और आज की क्लोजिंग के लिए फिर मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया है। आज हमने 16,828 लो की तरफ टेस्ट कर लिया। इस समय अगर कोई ट्रेड बनाना चाहता है या फिर ये सौदा निपटाना चाहता है, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट है? देखिए हर्षदा, एक महीने से मार्केट में एक बड़ी ट्रेड शॉर्ट साइड पर रही है और इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए कि जो भी रैलीज आ रही हैं वो शॉर्ट कवरिंग रैली है। शॉर्ट्स जब डिसाइड करते हैं कि चलिए बहुत पैसा बन गया, थोड़ा पैसा घर ले जाते हैं और थोड़े और जैसे कहते हैं ना, जब नए क्या कहते हैं उसको, मतलब एक मैं टर्म मुझे मिल नहीं रहा है, नए बकरे फंसेंगे तभी तो वो उसको फायदा होगा। सही टर्म है, बकरी फंस रहे हैं आजकल। ये जितने भी लॉन्ग्स में सब बकरे फंसते हैं यहाँ पर। अच्छा, एक और चीज़, ये जो अपडेट आ रही है इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसमें क्रेडिट स्विस 64% गिरा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस प्राइस पर डील हो रही है, तो वो हो गया। जिसने एक्वायर किया अब वो मार्केट बता रहा है कि बेसिकली आप कचरा खरीदेंगे तो वही कचरे वाला रेट आपका भी हो जाएगा। मुझे अच्छे से याद है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने, ये 2004 या 5 की बात है, मैं अपना करियर शुरू ही किया था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 2004 के शुरू की बात है। उनको बोला गया था कि आपको ग्लोबल ट्रस्ट बैंक खरीदना पड़ेगा। वो बैंक कभी रिकवर नहीं हो पाया उसके बाद। तो अभी यूबीएस के ऊपर भी इसीलिए प्रेशर है क्योंकि आपको अब पता नहीं ना इसमें कितना होल है अभी। अब ठीक है, कुछ होल स्विस नेशनल बैंक तैयार है देने के लिए, उसके बाद एक आगे जाके और क्या निकल के आने वाला है, हु नोज, किसी को पता नहीं है यहाँ पर क्या है। तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से एक फैक्टर है। देखिए हर्षदा, मैं एक चीज़ कहूँगा, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखने का टाइम अभी भी है। लगातार ये बात हम CNBC आवाज़ पर कह रहे हैं कि अगर आप एक ट्रेडर हैं तो सेल ऑन रैली, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये मार्केट सेल ऑन रैली का मार्केट है। हाँ, आज सुबह थोड़ा सा एक अप्रोच था कि अगर एक बार 16,950 बच जाए तो शायद लॉन्ग ट्रेड ट्राई करेगा, लेकिन वो सुबह ही मार्केट ने पहले 5 मिनट में बता दिया था कि वो नहीं होने वाला। जिस तरीके से 17,000 के पुट में भारी अनवाइंडिंग हुई, वो क्लियर हो गया था कि वो लेवल बचने वाला है नहीं। अब 16,750 से 16,800 लास्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये टूटा तो मुझे लग रहा है और 1000 पॉइंट आराम से ये आ सकते हैं। और ट्रेडर की स्ट्रेटजी अभी भी सिंपल, सेल ऑन रैली। बात बैंक निफ्टी की, आज फिर एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज से बैंक निफ्टी घूमा है, उसको रिजेक्ट किया है और 37,500 का रास्ता अब खुल गया जो मैंने सुबह मेंशन किया था, विच मीन्स यहाँ से और 1,500 पॉइंट बैंक निफ्टी पर। कोई बड़ी बात नहीं है, 39,000 के पुट में अभी भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, तो एक लास्ट रिमेनिंग सपोर्ट है। लेकिन इस मार्केट में आप एक गलती जो नहीं करेंगे वो ये कि प्रीएम्प्ट करना। देखिए बहुत लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि एफआई के शॉर्ट्स अब 70 हो गए, 75 हो गए, 80 हो गए, कभी तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। वो जब शॉर्ट कवरिंग आएगी ना तब प्ले करिए उसको, उससे पहले उसको प्रीएम्प्ट मत करिए। मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़, अगर आप इन्वेस्टर, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं खुद तो जैसे ETFs में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, मैं तो इस मौके में अगर अपना मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा होगा तो उसको मैं इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि फिर एब्सोल्यूट बॉटम तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। Correct. और अब ये निफ्टी यहाँ से घूमेगा या 15,000 से घूमेगा या 15.5 या 14.5, मेरे ख्याल से इसका जवाब तो किसी के पास नहीं है। तो एज ए ट्रेडर इसको प्रीएम्प्ट मत करिए, सेल ऑन रैली में रहिए जब तक कि वो ट्रेड नेगेट नहीं होती, लेकिन एज एन इन्वेस्टर अच्छे शेयर बाय करिए। तो इनफैक्ट जैसे पिछले हफ्ते हम बात कर ही रहे थे कि ये ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट वाला करने का मार्केट है और शायद लॉन्ग वाले निवेशकों को इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने का। बिकॉज आपको दोनों चीजें, जो हम बार बार कह रहे हैं, दोनों चीजें नहीं मिलेंगी, अच्छा प्राइस और अच्छा न्यूज़। एक ही चीज अच्छी मिलेगी। इस समय सेंटिमेंट खराब है तो प्राइस अच्छा मिल रहा है आपको। तो ये देखिए, सेंटिमेंट बिगड़ा हुआ है और शायद प्राइस अट्रैक्टिव हो रहे हैं। ऐसे में आपकी क्या रणनीति होगी, इस पर आगे जानकारों से भी बात करेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली भी देखिए, आज कई सारे धक्के लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए मेटल्स का हाल, बैंकों का हाल, टेक्नोलॉजी काउंटर्स का हाल, दिग्गज स्टॉक्स का हाल। वीरू, जब आप F&O डेटा टटोल रहे हैं, क्या स्थिति ज्यादा स्ट्राइक कर रही है एट द मोमेंट? देखिए हर्षदा, अभी निफ्टी हाईटी के हाल पहले ही खराब थे, बैंकों का हाल आप जानती थी, लेकिन आज गजब की शॉर्टिंग एक बार फिर से ऑटो में हुई है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स 14 जुलाई 2022 के बाद आज सबसे निचले स्तरों पर है और इसने 17,107 का अपना प्रीवियस लो, जो पैनिक में इसने 23 दिसंबर को क्रिएट किया था, वो वॉलेट कर दिया। मैं आपको जरा स्टॉक स्पेसिफिक रुझान दिखाता हूँ यहाँ पे किस प्रकार की शॉर्टिंग हुई है। सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग आज ऑटो स्पेस में हुई है। जरा प्लीज़ एक एक करके स्टैट्स लेके आइएगा। बजाज ऑटो, अशोक लेलैंड, यहाँ पे 9, लुक एट द OI बिल्डअप इन द मिडल ऑफ द सीरीज, 9.8%, अशोक लेलैंड 4.4%, टाटा मोटर्स 7%, मदरसन सुमी करीब 7.5%। हालांकि मैंने सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन पे 4 स्टॉक्स रखे हैं, लेकिन पूरे के पूरे ऑटो में, क्या 2 व्हीलर, क्या 4 व्हीलर, क्या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, क्या कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, सब में काफ़ी सिवियर शॉर्टिंग हुई है। तो ऑटो में लगभग
8 महीने की ट्रेजेक्टरी टूटने के बाद काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। दूसरा स्पेस बैंकिंग, यहाँ पे स्पेशली अगर आप देखें तो 2 मिड कैप बैंक्स में, आरबीएल में, बैंक ऑफ बड़ौदा में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। आरबीएल इनफैक्ट ज़्यादा शॉर्टिंग विंटर्स कर रहा है आज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.1%, एसबीआई का स्ट्रक्चर खराब हो गया है, फ्रेश शॉर्टिंग विटनेस है आज यहाँ पर। और साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पे एक्सिस बैंक लगभग 5% बिल्डअप। और टेक्नोलॉजी के तो खैर पूछने क्या, हर्षदा 13 जनवरी के लोज को हमने वॉलेट कर दिया ऑलमोस्ट। विप्रो, कोफोर्ज, एचसीएल, इन्फोसिस सब में लगभग 4 to 4.8% बिल्डअप। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो आज सबसे ज़्यादा पेन और आई थिंक जो डेंट पड़ा है वो है ऑटो के फ्रेश ब्रेकडाउन के मद्देनजर। हर्षदा जी हाँ, ऑटो काउंटर्स में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा है सीधा एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है, और रिवर्स गियर में वो स्टॉक्स जाते हुए। चलिए आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं जहां पर आज मुनाफा वसूली का दिन है या दबाव का दिन है। अदानी एंटरप्राइजेस फिर घेरे में, बिकवाली के 4.5% का नुकसान। बजाज फिनसर्व देखिए 5% करेक्ट करता हुआ। मेटल्स की धुलाई हो रही है आज, 3.5% का नुकसान। और वहां पर एचडीएफसी लाइफ में हमने देखा है 2-2.25% तक की गिरावट पर ट्रेड। लेकिन कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर प्रेशर देखने को मिला है। वायदे बाजार में देखिए टॉप लूजर्स में लगभग 7 से 8% के नुकसान पर बलरामपुर चीनी ट्रेड करता हुआ। इंडिया सीमेंट में 6.5% तक की गिरावट है। फिर मेटल्स में नाल्को, पीएल जैसे काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। हालांकि तेजी में क्या है, HPBP जिस तरह से कच्चे तेल में गिरावट आ रही है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में हमने देखा है पिछले हफ्ते से ही खरीदारी का सिलसिला बढ़ता हुआ। और साथ ही साथ गोल्ड जो आसमान छू रहा है, न्यू हाइस पर जो दिखाई दिया है। सोने का भाव रिकॉर्ड हाइस पर रादर। मुथूट, मनप्पुरम जैसे काउंटर्स में हमने देखा अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। गोल्ड लोन वाली कंपनियों के दरअसल फेवर में जाता हुआ पूरा मामला दिखाई दे रहा है। एक बार सोने का भाव आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि आज ज्यादा उत्साह उसको देखकर दरअसल निवेशकों में बन रहा है जो 60,000 के ऊपर अभी फ्लैश हुआ था सोने का भाव। करीब 1,000 रुपए की बढ़त आज के आज ही देखने को मिली है। तो कितना एक्शन यहाँ पर है, आगे किस तरह के भाव देखने को मिलेंगे, ये एसेट क्लास कैसे परफॉर्म करेगा, उस पर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर हमारे साथ है SMIFS के शरद अवस्थी। फिर टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारा पूरा पैनल तैयार है। प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, शिल्पा राउत और विकास सालुंखे। 2:20 पर मनीषा गुप्ता हमारी जो कमोडिटीज़ एडिटर है वो जुड़ेंगी हमारे साथ। उनसे जानेंगे कि यहाँ से आगे 60,000 के बाद क्या, किस तरह की आगे और तेज़ी देखने को मिलेगी सोने में। और चार का चौका पर भी नजरें, जहां पर शिल्पा राउत से लेंगे सस्ता ऑप्शन, मानस बताएंगे आपको एफनो का सुपरस्टार, विकास सालुंखे देंगे चार्ट का चमत्कार, और मिड कैप फंडा के लिए तैयार रहेंगे शरद अवस्थी। आज हमारे साथ अल्फा एक्यूरेट एडवाइजर्स के MD राजेश कोठारी भी जुड़ने वाले हैं। उनसे भी जानेंगे कि वो इस समय मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। आप बने रहेगा इस डिटेल चर्चा में हमारे साथ। और ऑफ कोर्स डीलिंग रूम में यतन से भी बातचीत होगी। ओके चलिए, सॉरी अभी आई थिंक मैं और वीरू दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए मैं शुरुआत कर देता हूँ इस शो की और स्ट्रैटेजीज की। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून अनुज जी। यहाँ पर स्ट्रक्चर मुझे वीक नजर आता है। स्टॉक जो चुना है मैंने वो है शॉर्टिंग आइडिया, वो है बजाज फिनसर्व। काफी गिरावट देखी है और भी गिरावट बाकी है। ट्रेड करा है करीब 1255 के आसपास, 1235 के आसपास। स्टॉप होगा 1255 का। पॉसिबल है कि 1200 का जोन भी देखने को मिल सकते हैं। तो बजाज फिनसर्व 1200 पॉसिबल। बजाज फिनसर्व, ये दो और कल्प्रिट्स हैं आज के, याद रखिएगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों में ही काफ़ी सिवियर पेन। ये इनफैक्ट सुबह शॉर्ट कॉल थी भी राजेश जी की। राजेश जी, मैं गलत तो नहीं हूँ? और आपका शॉर्ट ट्रेड इस वक्त का, या सॉरी माफ़ कीजिएगा, आपका ट्रेड क्या है इस वक्त का? मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा हूँ कि शॉर्ट होगा वो। वीरेंद्र जी देखिए, शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा और मुझे एक सीरियस ब्रेकडाउन दिखता है, वो है इंडिगो। हालांकि क्रूड पुल ऑफ हो रहा है तो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से प्रेशर माउंट हो रहा है मेरे हिसाब से यहाँ पे इंडिगो में सेल बनाना ठीक रहेगा। स्टॉप लॉस, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 1860 का, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 1770 का। तो यहाँ पे सेल करिए इंडिगो। ओके, तो ये सेल का कॉल एक और आता हुआ इंटरग्लोब एविएशन में राजेश सातपुते की तरफ से। मानस, आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, बिकवाली करने का ट्रेड होगा और वो लाल पैथ लैब में बिकवाली करनी है।
क्लियर कट ट्रेंड है, लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। 5 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो लाल पैथलैब में बिकवाली करेंगे। 1801 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 1700 रुपए तक के टारगेट से, दोनों ही कैश लेवल से 1700 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, लाल पैथलैब यहाँ पर सेल करना है। काफ़ी सेल कॉल्स आ रहे हैं हमारे पास, इंडिगो का भी सेल कॉल आया और अब लाल पैथलैब पर भी सेल। शिल्पा जी को जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या ट्रेड लेंगी? जी गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, अनुज जी एंड वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से मेरा एक यहाँ पे लॉन्ग कॉल रहेगा। मेरा लॉन्ग कॉल रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड प्ले बर्जर पेंट में। बर्जर पेंट मुझे लगता है यहाँ पे अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे अबव 600 इट विल बी अ मैसिव ब्रेकआउट, जहाँ पे आपको एक 625, 627 या 640 के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे थ्रू ऑप्शन आप इसमें ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। 610 का कॉल ऑप्शन रफली 5.5-6 रुपीज़ अभी चल रहा है। आपको इस पे पार्टिसिपेट करना है। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2.5 to 3, और ये व्यू सही जाता है तो ये आपको इजीली टुवर्ड्स 10, 12 या 14 भी देखने को मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्रूड प्ले आई एम होपिंग बर्जर पेंट टू बी अ लॉन्ग ना। ओके, चलिए शरद जी को भी जोड़ लेते हैं हमारे साथ। शरद जी, गुड आफ्टरनून। मैं आपका स्टॉक पिक लूँ इससे पहले मुझे एक व्यू लेना है आपसे। शरद जी दिखाई नहीं दे रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ, अब तो विप्रो ने 52 वीक लो बनाया अभी अभी, और बाकी आईटी स्टॉक्स में टीसीएस और इन्फोसिस काफ़ी करीब है 52 वीक लो के। ये यूएस बैंकिंग क्राइसिस या यूरोपियन बैंकिंग क्राइसिस को लेकर जो मार्केट का रिएक्शन है, ये सही है या नीजर्क है, और क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी है? देखिए, मेरे हिसाब से नीजर्क भी है और साथ में, बट ये भी हमें मानना होगा कि जो प्रॉब्लम है, जिस टाइप से पिछले 5-7 दिन में डेवलपमेंट्स निकल के आ रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा डर होना लाजमी भी है। और ज्यादातर शायद विप्रो को छोड़ के टीसीएस इन्फोसिस का काफी बढ़िया हिस्सा बीएफएसआई सेगमेंट से ही आता है। विप्रो में भी 30-31% जैसा आता है, तो वहां थोड़ी हिट की गुंजाइश बन जाती है। बट मुझे लगता है बिजनेस के टर्म्स में जो फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन है ज्यादातर फ्रंटलाइन आईटी कंपनी से 10-15% ग्रोथ की, उसमें बहुत ज्यादा और ज्यादा निगेटिव व्यू आने की जरूरत नहीं है। और जिन वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स हैं, लगभग ज्यादातर चीजें डिस्काउंटेड है, और मेरा मानना है कि इन वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा रिस्क बचता नहीं है। कि निफ्टी आईटी को मानस आप कैसे ट्रेड करेंगे? क्योंकि देखिए, ये जिस तरह से स्टॉक्स टूटने लगे हैं, एक तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर दरअसल टूटा है पिछले हफ्ते भी, और इस हफ्ते वो सिलसिला जारी है सेल साइड का। आज की करीब करीब 2% तक की गिरावट क्या सिग्नल दे रही है निफ्टी आईटी में? और कोई स्पेसिफिक स्टॉक है जहां पर आपको लगता है अभी भी नया मंदी का सौदा आईटी पैक में खड़ा किया जा सकता है, वो कौन सा रहेगा? देखिए, आईटी इंडेक्स की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पर वीक स्ट्रक्चर है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला, जिसके टारगेट 27,900 के आसपास तक के आते हैं। तो करंट लेवल से भी करीब 350-400 पॉइंट की गिरावट निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। अगर लार्ज कैप में एक कॉल लेना होगा बिकवाली की तरफ, वो डेफिनेटली अभी भी इन्फोसिस रहेगा। इन्फोसिस चार्ट पे अभी भी वीक लगता है, और मेरा समझना है कि शायद 1350 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे भी हम यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। 1426 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और 1350 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और मिड कैप में अगर आप देखिए तो वहां वीकनेस ज्यादा है। मेरा समझना है कि कोफोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स, हम एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट था उसको ब्रीच किया है, प्राइस सपोर्ट था 2800 रुपए का, उसको ब्रीच किया है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको अगर पोजिशनल बेसिस पे बात करें तो 3600 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो कोफोर्ज में एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए, जहां आपके स्टॉप लॉसेस 3860 के ऊपर रहेंगे, लेकिन टारगेट भी करीब करीब 3600 रुपए के आसपास के रहेंगे। मानस, आपको याद है सुबह का वो हमारा ट्रेड कितना अच्छा रहा? बजाज फाइनेंस एग्जैक्टली 5690 पे हमारी बात हुई थी शुरुआती आधे घंटे में, और जैसे ही 5690 वॉलेट हुआ ये 5500 रुपये स्क्रीन पे भाव है इस वक्त, इनफैक्ट 5500 से भी नीचे। वो शॉर्ट ट्रेड कवर करेंगे। और दूसरी बात मानस, जो मैंने उस वक्त बात पूछी थी आपसे कि 5200 यानी जो स्विंग लो था 20 जून का, उसके रिविजिट होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, उस पर क्या कहेंगे आप? और अभी भी कोई पुट सिक्योर करने का थॉट हो आपके पास तो वो क्या है? जी, तो देखिए, दोनों स्टॉक बजाज फिनसर्व या बजाज फाइनेंस, दोनों की आप बात करिए, दोनों में फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। और ट्रेंड तो पहले से ही बेरिश था, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड था। मेरा समझना है कि अभी भी यहाँ से पोटेंशियल है नीचे की तरफ। शायद बजाज फाइनेंस 5200 रुपए 5200 तक के स्तर को टेस्ट कर सकता है। तो एक ट्रेड लेना होगा तो 5500 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं बजाज फाइनेंस का, जिसके भाव मैं आपको बताता हूँ। 5500 का जो पुट ऑप्शन है बजाज फाइनेंस का, उसके भाव 33 रुपए के आसपास चल रहे हैं। तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 19 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है,
लेकिन टारगेट आपको यहाँ पर 60 से 70 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो अभी भी वीकनेस है, यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी और वीकनेस देखने को मिल सकती है। ओके, बजाज फाइनेंस। अच्छा, शरद जी से कोई स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं हो पाई है। शरद जी, कोई स्टॉक तो इस समय आपको पसंद आ रहा हो? हाँ जी, मुझे लगता है विप्रो इन वैल्यूएशंस पे एक अट्रैक्टिव बेट हो सकती है आने वाले समय के लिए। बीएफएसआई में जो इनका एक्सपोजर है वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्रिएट करे, बट मुझे नहीं लगता वो इतना मटेरियल होगा कुछ, क्योंकि बड़े इकाई में जहाँ इनका ऑर्डर फ्लो है वहाँ काफी स्ट्रॉन्ग फ्लो है, और कंपनी ने जो बड़े अपने कस्टमर्स हैं वहाँ पे भी लगभग 15% जैसी ग्रोथ पिछली तिमाही में भी रिपोर्ट की है। आने वाले समय में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। क्लाउड और क्लाउड से रिलेटेड सर्विसेज में ठीक ठाक ग्रोथ रहनी चाहिए आने वाले समय में भी। अट्रिशन का जो इशू था वो भी लगभग हमारे पीछे है, वहां से इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हमें लगता है कि आसानी से कंपनी 15-16% का CAGR क्लॉक करेगी अगले 2-3 साल में, और जैसे कंसल्टेंसी वाला बिजनेस रैंप अप होता है उसकी एक एडिशनल एडवांटेज आनी चाहिए। वैल्यूएशंस के लिहाज से अगर FY24 के नंबर पे लगभग 20 टाइम भी ट्रेड करता है तो हमें लगता है 500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से विप्रो एक काफी बढ़िया बेट है। 100 का टारगेट यहाँ पर विप्रो में आप दे रहे हैं, तो गिरते बाजार में अगर आपने कुछ IT काउंटर्स खरीदने तो विप्रो पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अच्छा, एक और पॉकेट जिस पर हमने देखा था पूरा रिवर्सल आ गया है। फ्राइडे के सेशन में आपको याद होगा इसी कार्यक्रम के दौरान एक न्यूज़ फ्लैश आया था RRR को लेकर, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो है चाइना का, और उसमें कटौती की गई थी। मैं RRR तो मैंने एक्चुअली पहले जब मैंने जो देखा मुझे लगा इनको क्या हो गया। ऑनेस्टली अनुज, मुझे एक्चुअली लगा था मूवी पर है फ्लैश, फिर आगे बढ़ा। तो अब मैं उसे RRR ही वहाँ CRR की जगह RRR यूज करते हैं। मैं कहा मंडे को हंसता एकदम, या तो मार्केट ही इतना खराब हो गया कि अभी यही डिस्कस करना रह गया। तो ऑस्कर तो लास्ट वीक हो चुका था RRR का। ये उस दिन मेटल्स का ऑस्कर परफॉर्मेंस था ना, अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन आज वो पूरी तेजी गायब हो गई है। तो आप हिंडाल्को देखिए, टाटा स्टील देखिए, JSW देखिए, मिड कैप्स में तो ऑफ कोर्स स्थिति और भी बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये तो तेजी वो RRR वाली बहुत शॉर्ट लिव्ड रही। शरद, आप कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ग्लोबल सिचुएशन और भी खराब होगी, खुदा ना खास्ता वैसे हो, लेकिन अगर वैसी होती है क्या इनमें और अग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलेगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा आपको अग्रेसिव सेलिंग यहाँ से आगे देखने को मिलेगी। 2-5% देखिए, 2-3%, 5% मूवमेंट तो कभी भी आ सकता है, उसको एस्टिमेट करना थोड़ा मुश्किल है। बट लार्जली मेरे हिसाब से मेरा ये ओपिनियन है कि बाजार जैसे जैसे अगले 3 महीनों में चाइना को फुल्ली फंक्शनल होने का जो इफेक्ट है वो दिखाई देता है, वैसे वैसे जो बड़े सेंट्रल बैंक है उनका जो स्टांस है उसमें काफी बड़ा चेंज देखने को मिलना चाहिए। क्योंकि सेंट्रल बैंक काफी समय बाद शायद वापस अपने हिस्टोरिकल जो मीन है उसकी तरफ वापस चले गए हैं, जहां वो डेटा आने के बाद ही बोल रहे हैं कि हम अपना स्टांस रिवर्स करेंगे, कुछ प्रीएम्प्ट नहीं करेंगे। जनरली सेंट्रल बैंक्स वैसे ही काम करते थे, बट पोस्ट कोविड जो सिनेरियो था उसमें सब लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर रहे थे फॉरवर्ड को। बट अब मुझे लगता है कि जैसे जैसे अगले 3 महीने में चाइना फुल्ली ऑपरेट करता है, शायद मोस्ट प्रोबेबली रशिया यूक्रेन से और कुछ नेगेटिव निकल के नहीं आता है फर्दर एस्केलेशन में, कोई कमी तो नहीं आ रही है वहाँ, लेकिन फर्दर एस्केलेशन नहीं आती है तो वो पॉजिटिव रहेगा। और चाइना में जैसे जैसे पूरा फंक्शनल होता है वैसे वैसे आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि सेंट्रल बैंक अपने दूसरे रोल की तरफ भी ध्यान देगा, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल करना उनकी मैंडेट नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में काफी प्रॉब्लम आई है, और अगले 3 महीने में मेरे हिसाब से जैसे जैसे चाइना से सप्लाईज नॉर्मलाइज होती हैं, आपको इन्फ्लेशन पे भी काफी बड़ा हिट देखने को मिलना चाहिए। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगले 2-3 महीने थोड़े से ट्रबलसम रह सकते हैं, बट उसमें भी आपको ज्यादा करेक्शन बाजार में नहीं देखने को मिलनी चाहिए। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से आगे ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा, लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं इन मेटल काउंटर्स में जो वीकनेस है, और दरअसल एक ट्रेंड नहीं बन पा रहा है, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, यहाँ पर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। शिल्पा, ये जो दिग्गज काउंटर्स हैं आपका, JSW स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इनसे क्या संकेत मिलते हैं आज के क्रैक्स के बाद? जी हर्षिता जी, आई ऑलवेज बिलीव कि मेटल काउंटर्स आपको पहला इंडिकेशन देते हैं कि हाउ द मार्केट ट्रेंड इज सपोज टू बिहेव।
तो मेटल्स काउंटर्स में अभी ये जो ट्रेंड अभी पकड़ा हुआ है पिछले कुछ दिनों से वापस हम लोग देख रहे हैं कि बीटन डाउन मूवमेंट आ रहा है, विच मीन्स कि हम लोग यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट जोन जो अपना है 16,800, जैसे शो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने डिस्कस भी किया कि इफ एवरीबडी इज पुटिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 16,800 एंड वो डेफिनेटली वॉयलेट हो जाएगा। आप ऑप्शन चेन भी देखेंगे तो 16,700 इमीडिएट बेसिस में दिखता है, 16,800 इज नोवेयर इवन अ लॉजिकल सपोर्ट एज पर ऑप्शन चेन। तो अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो आज हमने देखा फ्रेश ब्रेकडाउन हिंडाल्को में भी आने लगा है। हिंडाल्को नाउ इज कम्प्लीटली गॉन इनटू नेगेटिव टेरिटरी, जहां पे आपको शायद टारगेट्स टुवर्ड्स 365 354 भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे टाटा स्टील की बात करेंगे, टाटा स्टील में सपोर्ट है 100 जोन और 99 पे, लेकिन अगर ये मूवमेंट इसी तरह गया एंड निफ्टी अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें कि 16,200 ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस अभी जा सकता है, देन यहाँ पे ये सब में और भी डेफिनेटली एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। तो आई मीन द सेंटिमेंट इज डेफिनेटली वेरी वीक। जी हाँ, निफ्टी मेटल इंडेक्स एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा। हिंडाल्को आपके स्क्रीन पे डे लो पे ट्रेड कर रहा है एट 5432। याद रखिएगा बहुत नेगेटिव क्रॉसओवर भी डेवलप हो रहा है इसमें। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 50 डे में आज काट रहा है ऑन द नेगेटिव साइड, मतलब नीचे की तरफ। ये निफ्टी मेटल इंडेक्स का सूरत हाल है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स इस वक्त डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। प्लीज़ निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लेके आइएगा, टिक बाई टिक चार्ट्स, एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ HUL और HUL ने इंट्राडे में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है इन अगेंस्ट लो ऑफ मेरे ख्याल से 2485 पे ट्रेड करता हुआ अबाउ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। विकास सालू के हमारे साथ हैं। विकास, पहले तो एक अपडेट दीजिएगा, एक टेक्निकल व्यू दीजिएगा HUL पे, एनी ट्रेडिंग सेंस ऑन HUL, और आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, HUL में जिस हिसाब से हमने देखा है कि इंट्राडे में भी एक अच्छा पुल बैक रैली यहाँ पे देखने मिला, और जो रजिस्टेंस इसको फेस हो रहा था इंट्राडे में वो 2480 के आसपास का था। अभी फिलहाल उसके ऊपर उसने ब्रेक कर चुका है, तो मुझे लगता है पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है ये काउंटर। ऑलरेडी एक रिट्रेसमेंट इसमें कंप्लीट हो चुकी है। जो 200 DA में आ रहा है सिंपल, वो ऊपर में 2540 के आसपास आ रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से जो पॉजिटिव मोमेंटम कैरी होगा वो 2540 तक तो हो सकता है। नीचे में जो सपोर्ट यहाँ पे इंट्राडे बेस पे हमने देखा है 2440 के आसपास का एक सपोर्ट देखा था, जो सुबह एक बार बीट हुआ था, उसके बाद वापस वहां से ही पुल बैक रैली देखने मिली, और अभी वापस जो इंट्राडे का जो लास्ट 2 डेज के पहले का जो टॉप था वो ब्रेक कर चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ से 2540 के आसपास का एक पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे HUL में आते हुए देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा रुझान दरअसल तेजी की तरफ बढ़ता हुआ, नेशनल लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। ऐसे कुछ काउंटर्स हैं HUL, उसमें से एक है जहां पर आधे % का और योगदान आ चुका है तेजी में। कोटक महिंद्रा बैंक अब बात करते करते पॉजिटिव टेरिटरी में। ICICI बैंक थोड़ा सा और अगर जोर लगेगा तो शायद पॉजिटिव टेरिटरी में आएगा, लेकिन आधा % डे लो से रिकवर हो चुका है। एक्सिस में भी थोड़ी सी रिकवरी करीब आधे % तक की आई है। तो कोशिश कर रहे हैं बैंक्स, इस पर आएंगे, लेकिन लगे हाथ HUL के बाद विकास आप अपना ट्रेड देंगे प्लीज। जी हाँ, मेरा पहला कॉल रहेगा कोलपाल भी हमने देखा कि लास्ट के 7 to 8 डेज ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि एक साइड वाइज मोमेंटम एक रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा था। तो कोलपाल यहाँ पे हमारा बाय कॉल रहेगा। हमने भी हमारे यहाँ पे भी रिकमेंड कर चुके हैं, और टारगेट जो है 1560 का यहाँ पे कोलपाल में आते हुए देखने मिलेगा, और स्टॉप लॉस 1480 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे कोलपाल बाय करने। पिछले हफ्ते भी कोलगेट पामोलिव की बात हो रही थी। डिफेंसिव काउंटर्स HUL, कोलगेट पामोलिव, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी का माहौल बना है। लेकिन बैंक्स, राजेश सातपुते, पहले तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक की ये चाल, थोड़ा सा रिवर्सल आ रहा है। ICICI, इंडसइंड बैंक भी निचले लेवल से थोड़ी बहुत शायद शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, लेकिन क्या ये मूव्स आपको लग रहा है एक प्रॉपर रिवर्सल की तरफ आएंगे या फिर उसमें बहुत टाइम लगेगा? और आप क्या ट्रेड लेंगे इन सभी काउंटर्स में, स्पेशली कोटक में? निश्चित जी, देखिए, अगर आप प्योरली लेवल्स की बात करें तो मेरे हिसाब से कोटक में 1650 पे एक डाइवर्जेंस मिला है, लेकिन ऑलरेडी ये जो रैली है, दिस इज अ रिलीफ रैली। तो यहाँ पे कहाँ तक जा सकते हैं? तो मुझे लगता है 1700 पे कॉल राइटर खड़े हैं, 1700 से लेके 1720 तक की रैली मिल सकती है। लेकिन अगर 1720 के ऊपर जाता है, सस्टेन होता है, तो ही कोटक में मुझे लगता है फिर वो ठप्पा लगेगा कि ओके, नाउ वी विल बाय कोटक फॉर सम फर्दर अप मूव। तो आप कह सकते कि जो पुल बैक था वो इस लेवल के आसपास कहीं ना कहीं फिजल आउट हो जाएगा, बशर्ते मार्केट तो आप सामने देख ही रहे हो, क्योंकि मार्केट में ये कॉन्ट्रा चल रहा है। तो फिलहाल के लिए तो मैं यही कहूंगा 1720 का इसका टारगेट है, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रेड फ्रैंकली अवॉइड करूंगा। अगर मुझे कहीं ट्रेड लेना है तो आप एक नजर रखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे,
जो करीबन 520 और 515 के बीच में झूल रहा है। मेरे हिसाब से अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर में की बात कर रहा हूँ 515 का लेवल वायलेट करता है तो यहाँ पे एक भारी बिकवाली का आप इसको बेयर हैमर कर सकते हैं। फिर इसमें एक बेयर हैमर मिलेगा 515 के नीचे, एंड इन दैट केस ये 500 तक तो ऐसे ही फिसल जाएगा। तो नजर एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, वो भी बेरिश। ओके अच्छा, कार्यक्रम की जब हमने शुरुआत की थी वहाँ से एकदम से डाउ फ्यूचर्स में हर्षिता 200 पॉइंट की रिकवरी आई है डे लो से। ये एक्सप्लेन कर रहा है ये जो वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी में रिकवरी जो हम देख रहे हैं ये एग्जैक्टली इन लाइन विद डाउ फ्यूचर्स। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि रिंस एंड रिपीट रोज ऑलमोस्ट ये मामला हो रहा है कि लास्ट के 1 घंटे में जाते जाते मार्केट को लगता है कि शायद थोड़ी रिकवरी आ रही है, और शॉर्ट्स भी कहते हैं चलो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक अगर और गैप डाउन मिल गया तो फिर फ्रेश शॉर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो उनको एम्यूनिशन मिल ही जाता है शॉर्ट्स को। और आज एफआई के शॉर्ट्स देखने होंगे, इंटरेस्टिंग होगा। 90% पे थे सुबह हम आज हो सकता है 91 92 पे चले जाएं या, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत कवरिंग है। अच्छा एक और चीज़, आज मार्केट ब्रेथ बहुत ख़राब है, 1:4 का एडवांस डिक्लाइन है मार्केट ब्रेथ। और मंडे को जब इस तरीके की मार्केट ब्रेथ होती है तो ये बहुत अच्छा संकेत नहीं होता मार्केट के लिए, क्योंकि नॉर्मली फिर ट्रेंड इसी तरीके से चलता है अगले 3-4 दिन, और शायद थर्सडे फ्राइडे तक जाके ये बॉटम हो। लेकिन आज की मार्केट ब्रेथ बहुत ख़राब है। और अगर आप एक टॉप ट्रेडेड लिस्ट देखेंगे तो टॉप ट्रेडेड लिस्ट में पहला नाम हटा दीजिए, सिर्फ येस बैंक, वो अपने कारणों से अप या डाउन होता है। उसके बाद के आप सारे स्टॉक्स देखेंगे सारे के सारे रेड में है, स्टार्टिंग विद जोमेटो, पीएनबी, सुजलॉन, संवर्धन का एक बार चार्ट लिया, इनफैक्ट संवर्धन की बात हो ही रही है तो अब 65 रुपये। शरद जी, अब इसमें संवर्धन में बहुत लोगों ने सोचा था लास्ट टाइम कि शायद एक कुछ वैल्यू थी, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है कि सुमिटोमो का जैसे ही लॉक इन खत्म होता है वो और स्टेक बेचने आ जाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब तो शायद वो पूरा ही बेच के निकलेंगे। यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका? पिछले 2 हफ्ते में करीब 20% की गिरावट। देखिए मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है। जनरली इस टाइप की सेलिंग में थोड़ा सा प्राइस जो एक्शन होता है वो थोड़ा एग्रेवेट हो जाता है, और आजकल मेरे हिसाब से ट्रेंड भी थोड़ा ट्रेडिंग के तरफ ज्यादा है, तो वो ट्रेडर्स इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाता है कि हो सकता है अगले 6 महीने में और सेलिंग देखने को मिले, तो इस वजह से आपको ज्यादा डिप मिलती है। बट इन्वेस्टर के हिसाब से मुझे लगता है ये डिप्स को यूज करना चाहिए बाई करने के लिए। बड़ी कंपनी है और ऑटो एंसिलरी स्पेस में हम कोई स्लो डाउन फोर्स ही नहीं कर रहे हैं अगले 1-2 साल में, तो हो सकता है आपको 3-4 महीने सबड्यूड मिले, बट जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक अभी अवेलेबल है मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव है। आगे चल के 15% जैसी ग्रोथ आसानी से आनी चाहिए कंपनी में, और अगर हिस्टोरिकली जो मल्टीपल्स मिलते हैं उसके आसपास ट्रेड करता है तो मुझे लगता है यहाँ से डबल के आसपास 110-115 तक के लक्ष्य के हिसाब से होल्ड करना चाहिए। संवाददाता मदरसन आपकी स्क्रीन पे, और इस बीच जरा वो HUL का टिक बाय टिक चार्ट लेके आई, वो अभी टिप्पणी हो ही रही थी उस पर। एक स्विंग और अच्छा स्टॉक डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। मीनवेल अब आप लेके आइए एक जुबिलेंट फूड्स को, आज थोड़ा सा ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से, मतलब आप समझ लीजिएगा कि इसने करीब करीब 410 का एक नया 52 वीक लो, यानी पोस्ट आई थिंक दिसंबर 2020 के बाद एक नया लो लगाया था, बट वहाँ से एक रिकवरी है, एक सब्सटेंशियल रिकवरी है 42960। लेकिन मेरा आई थिंक लॉन्ग ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से आई थिंक इस पर प्रोसीड करने का कोई मन नहीं है, बट यस मैं बता रहा था आपको कि ये अच्छा कर रहा है। FMCG बास्केट में स्विंग्स अच्छे मिल रहे हैं। लुक एट गोदरेज CP 0.5% ऊपर, ये करीब करीब 957 पर। मेरे ख्याल से सुबह सुबह मंच पे बात भी हुई थी, और आई थिंक एक कंपैरिजन आशीष या फिर अनुज ने ड्रॉ किया था कि क्या पिक करना चाहिए इसकी स्ट्रेंथ में। मेरे ख्याल से झुकाव था गोदरेज CP की तरफ। प्रकाश सर, 29 दिसंबर 2021 यानी लगभग आप 1.25 साल की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी को हिट कर रहे हैं। क्लियरली चार्ट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये स्टॉक जो है वो 960 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी में एंटर करना चाहता है। आपका टेक क्या है सर इस वक्त? FMCG इंडेक्स डे हाई पर है, HUL डे हाई पर है, गोदरेज CP एट डे हाई, और एक बहुत ही खूबसूरत फ्लैग। आपका टेक सर? बाइंग मोड पर तो है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और 3 दिनों से हम अच्छा आपको देख रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में। 954 पर ट्रेड कर रहा है, 55 पर। मुझे लगता है 970-75 पॉसिबल है आते दिनों में, शायद उसके बाद 1000 भी लगे, लेकिन 970-75 पॉसिबल है। स्टॉप होगा 945। यस, गोदरेज कंज्यूमर लेना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ज़बरदस्त डिक्लाइन है IT क्षेत्र में, और एक बार जरा कुफोज वापस लेकर आइए। अब इस समय 3770 का रेट इस समय स्टॉक में, और इस महीने करीब 12% गिरा। अच्छा, सुबह 3900 के पुट इस चैनल पर सजेस्ट की गई थी आपके लिए,
और सचिन ने सजेस्ट की थी, ये खैर अभी की कॉल, लेकिन सुबह सचिन ने सजेस्ट की थी वो 3900 के पुट, मेरे ख्याल से उसका टारगेट 1 हिट हुआ था, 170 टारगेट था, वो 179 लगाकर वापस आई है। पुट अभी भी 170 के करीब है, 162 पर है और 122 पर ये पुट आपके लिए सजेस्ट की गई थी। और तो काफ़ी देखिए मार्केट में आपको ऐसा नहीं है कि ट्रेड्स नहीं मिल रहे हैं, ज़बरदस्त ट्रेड्स मिल रही हैं अगर आपके अंदर कन्विक्शन है उस शॉर्ट ट्रेड को लेने का। मार्केट में इस समय ट्रेड शॉर्ट साइड पर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लॉन्ग साइड में ट्रेड्स कभी इधर उधर चलेंगी, लेकिन ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स जो है वो आपको शॉर्ट साइड पर मिल रही हैं। और निफ्टी में अब लेकिन अच्छी खासी लोअर लेवल से रिकवरी है और लीवर, कोटक महिंद्रा बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिकवरी लीड कर रहे हैं। एक बार आईटीसी का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में। आईटीसी फ्राइडे को भी लोअर लेवल से थोड़ा घुमा था ये स्टॉक, आज भी एग्जैक्ट उन्हीं लेवल से घूमकर वापस डे हाई की तरफ आता हुआ 375 यहाँ पर। राजेश जी, आईटीसी का चार्ट देखिए, कोई व्यू यहाँ पर? अनुज जी देखिए, आईटीसी का स्ट्रक्चर वैसे अगर आप देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और इनफैक्ट मुझे लगता है ये जो 50 डीएमए है इसका 370, ये इसके लिए एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। हालांकि इसको एक रेंज ब्रेकआउट चाहिए, यानी 370, 380, 380 पे 10-20 डीएमए का रेजिस्टेंस बनता है। तो आप कह सकते हैं कि आपको अगर ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेड करना है, तो आपको डिप पे लेना है 370 के ऊपर और 380 के आसपास ये बुक करना है। तो ये फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि हम मीडियन में है, मीन में खड़े हैं। तो अगर आपको आईटीसी पोजिशनली कुछ ट्रेड लेना है तो फिर ये लेना है 380 के ऊपर। करंट लेवल्स पर नहीं, लेकिन आईटीसी में मुझे याद है पिछले हफ्ते काफ़ी मुनाफा वसूली हो रही थी। आज पूरे एफएमसीजी स्पेस में धीरे धीरे करके कुछ खरीदारी आ रही है, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आता हुआ, लेकिन शांत है अकाउंट। अब देखते हैं यहाँ से कितनी अब इसकी चाल मजबूत होती है। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है पिछले हफ्ते से ही वो क्रैक्स देखने को मिले। 80 के भाव अब देखिए 71 के आसपास ब्रेंट के आ चुके हैं। आज फिर वो कमजोरी देखने को मिली है। स्क्रीन पर रखेंगे हम आपके लिए ब्रेंट का भाव, करीब 71, और ऑफ कोर्स नाइमेक्स में तो $65। अच्छा, एक तरफ आप रखिए ब्रेंट का भाव और दूसरी तरफ रखिए आपकी एचपीबीपी आईओसी वाली कंपनी, और बीपीसीएल, एचपीसीएल आज के टॉप गेनर्स हैं। अगर आप वायदे में देखें करीब 2% तक का इजाफा बीपीसीएल में, एचपीसीएल में करीब 1.5% तक की बढ़त, आईओसी में 1.25% तक का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन आउट परफॉर्मर ऑफ कोर्स बीपीसीएल है। शिल्पा, इस पर अगर एक राय आप पहले दे, 360, 362 के लेवल्स आज देखने को मिले हैं और बहुत ही सॉलिड ग्राउंड पर है। तगड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा गया है। एक्चुअली 325 लेवल से हम लोग इसको कॉन्स्टेंटली रेकमेंड कर रहे हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 380, तो ऑलमोस्ट 365 के जोन्स पे आ गया है। तो अभी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ है फॉर टारगेट्स ऑफ 400 एंड 420, बिकॉज मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है ओएमसीज में। ये प्ले एकदम वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव प्ले है जिसको करना चाहिए। साथ में आप गेल आईओसी पे भी ध्यान दे सकते हैं, वो दोनों काउंटर्स भी एक ब्रेकआउट पे है। आईओसी ऑल्सो आई एम लुकिंग फॉर टारगेट्स ऑफ 84 to 86, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट हुआ है। एंड क्योंकि ओएमसीज है मोमेंटम में, तो ये काउंटर्स आपको डेफिनेटली इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। क्लियरली एक इंटरेस्टिंग चीज़ मार्केट में देखिए, ऐसा नहीं है कि मार्केट में सिर्फ वन वे डाउन साइड है। 3 स्टॉक्स लेकर आइए जो अब इस समय इंट्राडे हाई पर है, और तीनों के रीजंस हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस समय डे हाई पर, और क्रूड के डिक्लाइन का क्लियर एक इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर। ये देखिए क्या शानदार मूव मार्केट में इस समय। टाइटन देखिए आप, टाइटन इस समय डे हाई पर। क्लियरली जिस तरीके से गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एक ज्वेलरी को लेकर एक इन जनरल आपका थोड़ा सा एक पॉजिटिव रुख होता है, और टाइटन इस समय ज़बरदस्त मूव दिखाता है आपको डे हाई पर। और नेस्ले एक और स्टॉक है जो इस समय डे हाई पर है। तो क्लियरली एफएमसीजी, और क्योंकि यहाँ पर एक रिस्क ऑफ का भी एक ट्रेंड है, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग है। और उसके अलावा एक क्लियरली निफ्टी एफएमसीजी देखिए इस समय करीब 0.5% ऊपर है यहाँ पर। टाइटन को लेकर लेकिन क्या व्यू बनेगा शरद जी, एक कॉल यहाँ पर कोई? मुझे लगता है अभी भी महंगा है, और एट बेस्ट आपको, चूंकि डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन स्टोरी है, तो ज्यादा इंटरनेशनल इवेंट्स का कोई नेगेटिव असर पड़ेगा नहीं। तो मुझे लगता है एट बेस्ट आपको थोड़ी टाइम करेक्शन यहाँ देखने मिलनी चाहिए। वैल्यूएशंस मुझे लगता है अभी भी महंगी है, और बाजार इस वक्त इस मूड में है नहीं कि बहुत ज्यादा महंगे स्टॉक्स को बहुत ज्यादा लीवरेज मिले आपको या पोजीशनिंग मिले। तो मुझे नहीं लगता कि टाइटन में बहुत ज्यादा आपको अपसाइड देखने मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल नंबर्स में कुछ एबनॉर्मल सरप्राइज या फॉरवर्ड ग्रोथ दे। अभी तक वो जो नंबर्स बोल रहे हैं मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से वैल्यूएशंस लगभग फुल्ली प्राइस इन करती है पूरी ग्रोथ हो।
और मैं ज़्यादा अपसाइड फोर्सिंग नहीं कर रहा इसमें। टाइटन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, इसी इन्हीं क्लास ऑफ स्टॉक्स में रहते हैं, अपने आप को सीमित रखते हैं। मानस, एक चीज़ देखिएगा आप, एशियन पेंट्स ने क्रूड 70 की ट्रैजेक्टरी में आ गया, एक माइलेज नहीं ले पाया 2 सेशन से। 50 डे में बहुत ब्यूटीफुली क्रॉस किया था, लेकिन कोलैप्स हो गया 100 डे की ट्रैजेक्टरी में। लेकिन इस एडवांटेज को कहीं ना कहीं पिडिलाइट बहुत खूबसूरती से कैरी कर रहा है, और ये जो केस एशियन पेंट से बना था वही यहाँ बन रहा है। 3rd स्ट्राइक टू 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये होगा पोस्ट मिड ऑफ दिसंबर। आपकी राय क्या कहती है? कोई ऑप्शन ग्रैब करना चाहिए पिडिलाइट का अगर क्रूड इस स्थिति में रहे तो? ये ज़्यादा स्ट्रांगली अ स्विंग टुवर्ड्स 2450 24500 सॉरी 2475 तक दे सकता है? मानस, पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक ने एक बॉटम बना लिया है ऑलरेडी, काफी समय निकाला कंसोलिडेशन में, लेकिन अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने के लिए तैयार है, और मेरा समझना है कि शायद ये 2450 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। 2319 के नीचे आपको कैश लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ऊपर की तरफ टारगेट 2450 तक के हो सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 2380 वाला कॉल ऑप्शन पिडिलाइट का लेना चाहिए, 32 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए, 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 60 रुपए के टारगेट सेट करिए। पिडिलाइट और आज अगर आप देखें तो एशियन पेंट्स में क्लियर डाइवर्जेंस विजिबल है, और 50 डेमा के आसपास जो बिहेवियर है वो पिडिलाइट का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस बीच एफएमसीजी आप देख लीजिए, आईटीसी एट डे हाई, एचयूएल एट डे हाई, गोदरेज सीपी एट डे हाई, कोलगेट एट डे हाई, और नेस्ले बहुत दिनों बाद अगर आप देखें, हालांकि मैं इसको डिस्कशन में शामिल नहीं करूंगा, नेस्ले स्ट्राइक करता हुआ अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। 3 सेशन में नेस्ले की जो रिकवरी है वो 17,971 से इसे 18,963, यानी करीब करीब 1000 पॉइंट की रिकवरी इस स्टॉक में है। बट एक बार आईटीसी को डिस्कस कर लेते हैं। आईटीसी ने क्योंकि आज पुल बैक अच्छे जोन से दिया है, और वो जोन है अ टिपिकल 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। राजेश जी, आपका व्यू आईटीसी पर जब पूरे सेक्टर को सपोर्ट मिल रहा है? एनी थॉट्स ऑन आईटीसी आपके? वीरेंद्र जी, देखिए आईटीसी भी ऑलरेडी बात हुई थी अनुज जी से, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा और ऐड करूंगा। देखिए आईटीसी अगर आप डेली चार्ट पे देखें तो एक राइजिंग चैनल था जिसका ब्रेकडाउन हुआ था, आप कह सकते हैं कि फ्राइडे के सत्र में। ये ब्रेकडाउन वॉल्यूम के साथ हुआ था, हालांकि थोड़ा हैमर के जैसा सिचुएशन है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट यह चैनल ब्रेकडाउन था 380 पे। अगर ये 380 को सरपास करेगा, जहां पे इसका चैनल रेजिस्टेंस भी आएगा और 20 डे में भी आएगा, तो 380 के ऊपर मुझे लगता है फिर से ये अपनी स्ट्रेंथ जो है वो रिगेन करेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखिए 377 से 380 तक का मूव अभी भी पॉसिबल है, मैं डिनाई नहीं करता, लेकिन वो स्विंग है, तो आपको उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ऑलमोस्ट इक्वल बैठेगा। सो आप 380 के ब्रेकआउट के परे, यानी ब्रेकआउट के ऊपर, फिर मुझे लगता है कॉन्फिडेंट ट्रेड मिलेगा आईटीसी में। कॉन्फिडेंट ट्रेड 380 के पार ही आता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस बीच डाउ फ्यूचर्स, जैसे अनुज पहले आपको मेंशन कर रहे थे, निचले स्तरों से करीब 220 पॉइंट का सुधार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वो स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ, और साथ ही साथ याद रखिएगा कार्यक्रम की शुरुआत में 365 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी, तो एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है डे लो से डाउ फ्यूचर्स में। लगे हाथ एक बार ये यूरोप की भी तस्वीर सामने रख दीजिएगा वहाँ पर, क्योंकि उन मार्केट्स को भी इनफैक्ट इस समय ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जहां खुले थे वहीं पर हालांकि फुटसी में जो गिरावट थी वो थोड़ी सी कम हुई है, अब सिर्फ 68 अंकों का नुकसान, और जर्मनी का मार्केट करीब करीब 100 पॉइंट नीचे है। फ्रांस का बाजार तो पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, तो ये इनफैक्ट एक थोड़ी सी रिलीफ रैली आती हुई लोअर लेवल से कवरिंग आती हुई यूरोपीय बाजारों में भी। तो होपफुली क्लोज के लिहाज से हमारे लिए सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। लेकिन देखिए आज इक्विटी मार्केट्स के तो हाल बुरे हैं, जहां पर हम 16,900 को बड़े मुश्किल से होल्ड कर पा रहे हैं, लेकिन जो एक जगह है जहां पर भारतीयों का अच्छा खासा पैसा बना है वो है सोना। एक तरफ इक्विटी में हाहाकार, लेकिन सोने की मच रही है जयकार, क्योंकि बहुत ही जोरदार तेजी, 60,000 के ऊपर वाकई में मुस्कुराने वाले भाव आ चुके हैं। और साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट्स में भी हमने देखा है एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। अब पिछले 5 सालों में इक्विटी और सोने ने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ फिलहाल माई कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता है, और साथ ही साथ हम आगे यतिन से भी बात करेंगे, जब इक्विटी और ऑफ कोर्स सोने को आप एक
सामने आमने सामने रखते हैं। लेकिन मनीषा जी, दिन तो आप ही का है। अगर किसी एक एसेट क्लास ने सबसे ज्यादा हंसने का, मुस्कुराने का मौका दिया है, वो सोना ही है आज। एब्सोल्युटली हर्षदा, चाहे आप जनवरी देखिए, फरवरी देखिए या मार्च देखिए, ग्लोबल इक्विटीज को क्लियरली सोने ने यहां पर आउट परफॉर्म किया है और आज तो हमने यहां पर ऑल टाइम हाइज फिर से बनते हुए देखे हैं। एक्चुअली ये दूसरा लगातार दिन है जब हमने ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। फ्राइडे को भी था, लेकिन आज हमने 60,000 का साइकोलॉजिकल लेवल जो है एज अ रेजिस्टेंस वो यहां पर पार करता हुआ देखा है। बहुत ही इजीली यहां पर 60 निकला और 60 के बहुत ऊपर भाव निकलते हुए नजर आए। 60,700 800 तक भी यहां पर लेवल जाते हुए दिखे हैं। तो एक तरफा तेजी हमने यहां पर बाजार में बनते हुए देखी है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों की अगर बात करें तो वहां पर $2,000 प्रति आउंस के लेवल्स बनते हुए नजर आए। ऑल टाइम हाई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स की अगर बात करें तो 2058 है, तो हम $50-60 वहां से दूर हैं। लेकिन भारतीय बाजारों में हमने लगातार 2 दिन में यहां पर ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजारों के जो क्यूज हैं वो ऑफकोर्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड है, जिनका पूरा फायदा हमने यहां पर मार्केट्स में आता हुआ देखा है। और ये पिछले 5 साल के रिटर्न्स हैं जो सोने ने आपको दिए हैं। तो अगर 2021 को यहां पर थोड़ा सा इग्नोर करें, जहां पर भी सिर्फ 4% की ही गिरावट थी, हर साल में आपने देखा है एक डबल डिजिट रिटर्न यहां पर सोने की तरफ से आता हुआ और इस साल में करीबन 10% की तेजी के साथ ऑलरेडी यहां पर कारोबार हो चुका है। सिर्फ भारतीय बाजारों में ही नहीं, अगर आप अंतरराष्ट्रीय बाजारों में देखें वहां पर भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। ये पिछले कई सालों में जिस तरह से सोने की सुनहरी चाल रही है वो ये है। 10,000 का आंकड़ा 2006 में देखने को मिला था, उसके बाद 2010 में हमने 20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम यहां पर सोने के लेवल्स आते हुए देखे थे। 2012 में 30,000 रुपए और 2022 यहां पर काफी इंपॉर्टेंट लेवल था क्योंकि हमने 2 इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल्स यहां पर निकलते हुए देखे और 60,000 पहले क्वार्टर में 2023 में हम यहां पर क्वाइट इजीली पार करते हुए नजर आए हैं। विद एन एक्सपेक्टेशन की आगे जाकर यहां पर और भी तेजी एक्सपेक्टेड है। लोग मानते हैं कि ये रिकॉर्ड हाइज और भी यहां पर एवरी क्वार्टर आप बनता हुआ देखेंगे इस साल के अंत तक। अभी तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स और भी हो रही हैं, लेकिन बाय द टाइम हम 3rd क्वार्टर में हैं, 4th क्वार्टर में हैं, क्या हाल है उसका फायदा भी यहां पर सोना उठा सकता है। और जैसे मैंने कहा, सिर्फ भारत ही नहीं, यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर इन कंट्रीज में भी हमने आज सोने में ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं। तो क्लियरली सपोर्ट रिस्क एवर्जन का यहां पर बाजार में आता हुआ नजर आया है। आगे जाकर और तेजी रह सकती है, ये मानना है ब्रोकरेजेस का। तो चाहे IIFL है, निर्मल बांग है, केडिया कमोडिटीज है, एक्सिस है, इन सभी से हमने रिपोर्ट मंगवाई है और उनका मानना है कि 62 से 63,500 तक के लेवल्स आप जून में आता हुआ देखेंगे, यानी कि अगले क्वार्टर में इस तरह की तेजी और बरकरार रह सकती है। आपको बता दें कि मार्च के महीने में 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त सोना ऑलरेडी दे चुका है और आगे जाके अगले क्वार्टर में 3 से 4,000 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। जो ग्लोबल के बैंकिंग जो संकट है उसका फायदा हमने आता हुआ देखा। $2 ट्रिलियन वापस लिक्विडिटी यहां पर मार्केट्स में आई है, जिसका फायदा सोने में आया है। रिसेशन की चिंताएं बाजार में हैं, डॉलर इंडेक्स में हल्की सी जो मुनाफा वसूली है उसका भी फायदा है और अब यह माना जा रहा है कि तय है कि जो दरें बढ़ेंगी वो 25 बेसिस पॉइंट से ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। उसका फायदा ऑलरेडी सोना यहां पर उठा चुका है। अगर 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ता है तो सोने में अच्छी खासी मुनाफा वसूली आएगी। अगर बिल्कुल नहीं बढ़ता, स्टेटस को है, तो अच्छी खासी तेजी आप सोने में फिर से बनता हुआ देखेंगे। यानी 22 मार्च का दिन यहां पर इंपॉर्टेंट है। ओके, 22 मार्च का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर क्लियरली अच्छा, सोने का मैं एक चार्ट देख रहा था 2016 से लगातार। मनीषा जी शुक्रिया। 2016 से लगातार एटलीस्ट एक एसेट क्लास है जो जहां पर वॉलेटिलिटी नहीं रही है और इनफैक्ट काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया और इक्विटीज़ को शायद इसने आउट परफॉर्म ही किया होगा। इनफैक्ट यतिन के पास चलते हैं और एक बार कंपैरिजन जान लेते हैं गोल्ड और निफ्टी के रिटर्न्स के बीच में। यतिन, गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर हम इक्विटी और गोल्ड की बात करें तो अगर हम 10 साल का CAGR देख लें या इसको कंपेयर कर लें लॉन्गर स्केल पे, तो लगभग इक्विटी जितना ही या इक्विटी से थोड़ा बेहतर रिटर्न आपको गोल्ड देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम 2016 से बात करें तो निफ्टी ने जब 3% का रिटर्न दिया था तब गोल्ड लगभग 10% ऊपर था। 2017 में जब बाजार ने आउट परफॉर्म किया, निफ्टी ने लगभग 30% का रिटर्न दिया। यहाँ सोने का रिटर्न शायद आपको कम दिखा क्योंकि जब भी रिस्क ऑन हो जाता है तभी गोल्ड में हम साइडवेज मूव देखते हैं। 2018 में जब मार्केट थोड़ा स्लो हुआ, आपको निफ्टी ने फिर से एक बार 3% का रिटर्न दिया, उसके सामने आपको सोने ने 8% का रिटर्न दिया। लेकिन 2019 में आइए, 2020 में आइए, सोना लगातार आपको 20-25% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जैसे ही कोविड की परिस्थिति इंप्रूव होना शुरू हुई, मार्केट्स में ओवरऑल स्टीम आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लगभग 24% ऊपर था और इसी समय गाले में शायद 2021 एक ऐसा साल है पिछले 7-8 सालों में जहां एक नेगेटिव रिटर्न गोल्ड ने दिया, लगभग -5% का। ये रुपी टर्म में हम बात कर रहे हैं। और अगर हम अभी बात करें तो 60,000 के ऊपर निकल गया है और 2023 में अब तक
जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस गोल्ड का आपको दिखाई पड़ रहा है। इनफैक्ट 2023 में अब तक जब मार्केट 7% नीचे है, सोना 10% ऑलरेडी ऊपर है, तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप इसको प्लॉट करें तो शायद आपको पिछले 4-5 सालों में, स्पेशली कोविड के बाद जब गोल्ड में आपको करेक्शन आता हुआ दिखाई पड़ा, उस टाइम से अब तक शायद एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस गोल्ड ने आपको करके दिखाया है। तो यतीन शुक्रिया। तो यतीन और मनीषा, आप दोनों को शुक्रिया। और हर्षिता, एक चीज़ क्लियर है, 15-20 सालों का अगर आप चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है वैसे निफ्टी और गोल्ड, लेकिन एटलीस्ट ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाया होगा गोल्ड ने। मतलब गोल्ड इतना गिरता नहीं है जितना निफ्टी गिर जाता है ना। वो जब बढ़ता है तो निफ्टी उसी तरीके से बढ़ता है, गिरता है तो उसी तरीके से गिरता है। गोल्ड ऐसा नहीं होगा कि 58% गिर जाएगा, गिरेगा 5-6%, 10% करेक्ट होगा, उससे ज़्यादा करेक्ट नहीं होगा। और गोल्ड में फायदा ये है अनुज, अगर आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीद ली तो एटलीस्ट पहन के आप उसको शो ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल। इक्विटी मार्केट्स के गेन्स इतने नहीं शो ऑफ कर सकते। इक्विटी मार्केट में तो खैर, इक्विटी मार्केट में हाँ, लेकिन डिविडेंड मिलता है तो क्योंकि मुझे याद है इस चीज़ को लेकर मेरी एक चर्चा होती थी एक बहुत पॉपुलर फंड मैनेजर के साथ, क्योंकि उनका ये मानना था कि गोल्ड तो एकदम सबसे बेकार एसेट है हमारे लिए, क्योंकि हम पूरा का पूरा गोल्ड टेक्निकली इंपोर्ट करते हैं, तो इतना फॉरेन एक्सचेंज हम देते हैं उसमें, प्लस वो आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं देता है टेक्निकली, मतलब कुछ यील्ड नहीं करता है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली अगर आप मतलब लेडीज से पूछेंगे तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप जितनी वैल्यू आपको डिविडेंड की है शायद उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू मुझे जब मैं घूम के इसको लेके जाती हूँ तो उसकी है। लेकिन एक और चीज़ से साबित हो गई है कि जो इंडियन जैसे कहते हैं होम मेकर है, वो शायद वर्ल्ड का बेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजर भी है। सबसे ज़्यादा रिटर्न्स गोल्ड नहीं दिए, ऑफ कोर्स है ना। तो आई एम नॉट श्योर हमारे पैनल में से कितने लोगों ने पिछले साल सोना खरीदा है, लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ से आगे क्या सोने में और पैसा कमिट करने वाला मामला बन रहा है। शरद, आपके क्या कहना है? नहीं, देखिए, मैं तो उसी कैंप में हूँ जो बहुत ज्यादा गोल्ड इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करता है। अगर आप 2010 से 2020 तक देखें तो डॉलर टर्म्स में शायद हम वहीं बैठे हैं। और दूसरी चीज, जो डोमेस्टिक बायर्स हैं उनके लिए करेंसी लेवल की भी मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। पिछले 3-4 साल में करेंसी डिवैल्यूएशन भी बहुत शार्प हुआ है, उसकी वजह से आपको असर दिख रहा है। बट आप डॉलर टर्म्स में देखें तो मेरे हिसाब से 2010 में भी हमने लगभग ऐसे ही भाव देखे थे, 1800-1900 डॉलर के। तो 10 साल में, 11-12 साल में लगभग कितना $100 का एप्रिसिएशन है। तो मैं बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता हूँ गोल्ड पे। गोल्ड मेरे लिए सिर्फ पार्किंग या हेजिंग एसेट है जब मुझे इक्विटी मार्केट्स बहुत रिस्की लगते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा सेंस मेक करती है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा चार का चौका लेते हैं, सस्ता ऑप्शन लेंगे शिल्पा राव जी से। एफएनओ सुपर स्टार के लिए मानस के पास जाएंगे, चार्ट का चमत्कार फिर लेंगे विकास सालुंके से, और मिड कैप फंडा शरद अवस्थी से। तो इन ट्रेड्स का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन शिल्पा राव जी की तरफ से। शिल्पा जी, बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा, क्योंकि एफएमसीजी ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में अभी है, तो गोदरेज सीपी, गोदरेज कंज्यूमर में बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा हुआ है। यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग टारगेट्स टुवर्ड्स 1000 एंड 1020। तो 980 का कॉल ऑप्शन रफली अभी 11-11.5 रुपये चल रहा है। आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। स्टॉप लॉस आपका 7 रुपये का रहेगा, टारगेट रहेंगे 18 और 24 तक। तो गोदरेज कंज्यूमर एक प्रेफर्ड ट्रेड उभर कर आ रहा है। 980 का कॉल लेने की सलाह, 24 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, जो इस समय 11:15 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये ट्रेड। मानस, आपका एफएनओ सुपरस्टार? देखिए, एयू बैंक में आस्था जी बिकवाली करने की राय रहेगी। अगर हम एयू बैंक के चार्ट देखें तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड तो पहले से ही था, लेकिन अब क्योंकि 580 रुपए के लेवल्स ब्रेक हो गए हैं, तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे बिकवाली की आ सकती है एयू बैंक पे। फ्यूचर में बिकवाली कर रहे हैं तो करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए। 586 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन नीचे की तरफ 555 तक के टारगेट्स फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। और ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, 570 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं, 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 6 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप खरीदारी करिए 20 रुपए के टारगेट के लिए। जहाँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये अगर आप देखें मानस का ट्रेड है, और डे लो की ट्रेजेक्ट्री में अभी भी अगर आप देखें स्टॉक ट्रेड कर रहा है 575 पे डे लो की ट्रेजेक्ट्री मार्केट ट्रेड करता हुआ। अब चलते हैं विकास जी के पास चार्ट के चमत्कार के लिए। विकास जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? और
जी हाँ, मेरा ये रहेगा कि पीडीलाइट इसके पहले भी बात हो चुका है, बट मुझे लगता है कि पीडीलाइट में एक पॉजिटिव यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने मिला और मुझे लगता है बॉटम आउट पैटर्न में ये अभी चल रहा है। यहाँ से 2440 2450 के आसपास के ऊपर के टारगेट यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्री में देखने को मिल सकते हैं। 2320 के आसपास एक बेस बना चुका है ये काउंटर, हमने देखा लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन में अच्छा बेस बना के वहां से एक अच्छे मोमेंटम कैरी करते हुए देखने को मिल रहा है और ऊपर में जो 50 डीएम है उसके ऊपर आज कंफर्टेबली सस्टेन भी हो रहा है। तो पीडीलाइट यहाँ पे मेरा रहेगा चार्ट के चमत्कार में, जो टारगेट लेके चलना है 2440 का। ओके, पिडिलाइट यहाँ पर बाय करना है। चलिए अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए शरद जी के पास। शरद जी बताइए आपकी ट्रेड। ये हमारा मिड कैप फंडा है इमामी लिमिटेड। स्टॉक ने ऊपर से काफी बढ़िया करेक्शन ऑलरेडी देख ली है। वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी अट्रैक्टिव है, बड़ी कंपनी है। कंपनी के ज्यादातर प्रोडक्ट्स 55-60% मार्केट शेयर अपने सेगमेंट्स में कमांड करते हैं और हमारा ये मानना है कि पिछले 2-3 सालों में जो एक्विजिशंस किए हैं उसका भी इफेक्ट जैसे जैसे आता है, मेल ग्रूमिंग सैलून्स वगैरह में उन्होंने अपनी प्रेजेंस वगैरह बढ़ाई है, स्टेक वगैरह वहां पे भी लिया है, उसका भी फायदा कंपनी में दिखना चाहिए। तो अगले 2-3 सालों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 12-15% जैसी CAGR रहनी चाहिए। रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है 30-40% के आसपास और रॉ मटेरियल का जो प्रेशर था वो भी काफी ईज आउट हो जाना चाहिए क्रूड की गिरती कीमतों के साथ। तो मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। तो हमें लगता है FY24 की अर्निंग्स पे अगर कंपनी 25 टाइम भी ट्रेड करती है तो 500 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से इमामी इमामी है हमारा मिड कैप फंडा। इमामी है मिड कैप फंडा। चलिए ये हो गई आपकी 4 ट्रेड्स। निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी दिखाई ज़रूर है डेज लो से, काफ़ी सहारा मिला है अब ITC से। एक बार ITC वापस लेकर आते हैं स्क्रीन पर और अब 378 ITC। गाबा सर, एक डिफेंसिव तो रहा है ITC, लेकिन क्या बाय करने का मन बन रहा है यहाँ पर या अभी अवॉइड करेंगे मार्केट सेंटिमेंट देखकर? एक्चुअली एक दो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में एक दो ठीक नजर आते हैं, लेकिन यस एग्रेसिव बाय बन सकता है क्योंकि बाय मोड पर एक करेक्शन मोड हो गया है। पॉसिबल है कि अप मिले 377 के आसपास ट्रेड करें, 375 2 रुपए का स्टॉक ज्यादा नहीं पॉसिबल। अगर आपको मिलता है तो 385 डिफेंसिव बैठा है, मतलब एक रिएक्शन खेल सकते हैं ITC। तो ट्रेडर्स को ITC के शेयर और प्रोडक्ट्स दोनों का सहारा इस समय हर्षदा, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं एक लास्ट रिमेनिंग होप बुल्स की यही है। यही स्टॉक बार बार सपोर्ट करता है मार्केट को। और इनफैक्ट पर अब होपफुली अगर अनुज इस बार ही ITC 400 के पार निकल जाए ना तो वो जो थोड़ा सा हमेशा रह जाता है कि इतना भागे थोड़ा सा रह गए, वो पूरा हो जाएगा होप। 390 था इसका हाई, कितना था? आई थिंक 98 के पास गया था। वाह, मतलब वो इट्स जस्ट किसिंग डिस्टेंस दूर से घूम जाता है। तो लेट्स सी व्हाट इट होल्ड्स। अच्छा 96 अनुज 96, हाँ, सो 396 तक गया है ये। हमारा डेटा 394 कह रहा है। आइदर वेज HUL, मुझे याद है जब एक दिन हम डिस्कस कर रहे थे वो जब रॉयल्टी वाला मामला इशू उभरा था और उस दिन हमने देखा था स्टॉक की क्या धुलाई हुई थी, वहां से जो पूरे थोड़ा बहुत दबाव आया था उसकी तो पूरी तरह से भरपाई होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि उस दिन मेरे ख्याल में ये 2500 के आसपास वो स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहां से अच्छा खासा करेक्शन और फिर इसमें वो लेवल्स फिर से रिट्रेस होते हुए दिखाई दिए हैं। अच्छा HUL पर वैसे बात हो गई है, लेकिन ऑप्शन के जरिए कोई ट्रेड अगर शिल्पा आपको दिख रहा है, अच्छा शिल्पा है से संपर्क टूट गया, मानस कोई ऑप्शन के जरिए HUL में ट्रेड दिख रहा है क्या? देखिए बहुत ही बढ़िया रिकवरी, वी शेप रिकवरी हमने HUL में देखी है, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज एक बार ब्रीच हो जाए जो कि 25-15 के आसपास है, तब तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा 2625 तक का। तो अगर अभी ट्रेड लेना है तो कॉल ऑप्शन के थ्रू ही ट्रेड लेना चाहिए और एट द मनी पे ध्यान दीजिए, एक्सपायरी के दिन बहुत कम बचे हैं, तो 2500 वाला HUL का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 38 रुपीज का ट्रेड हो रहा है, 24 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, 70 रुपए तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, HUL आपकी स्क्रीन पे है पे। राजेश जी, आपने जो सुबह ट्रेड पिक किया था डाबर, और मुझे अच्छी तरीके से याद है आपका ट्रेड था डाबर, उसने अच्छा किया, स्विंग आपको बहुत खूबसूरत मिला, स्टॉक अभी भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है 538। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं रेस्ट ऑफ FMCG से तो ये स्विंग सबसे स्लो है, बट ये 20 डे को क्रॉस करके अब शायद एक 50 डे की तैयारी कर रहा है। एनी सेकंड थॉट्स ऑन डाबर, ये स्विंग कहां तक जा सकता है राजेश जी? वीरेंद्र जी देखिए, सुबह जब बाजार खुला था तो ये व्यू यही था क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाइसी था, तो मैंने डाबर इसीलिए चुना था क्योंकि वो लो बीटा है और उसमें ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं होती, और अगर होती भी है तो हमें लेवल्स पता थे। तो ये 535
का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके ऊपर हमने बाय का सजेशन दिया था। 527 का कुछ स्टॉप लॉस था। तो देखिए अभी भी मैं मानता हूं कि इसका स्ट्रक्चर कहीं डेंट नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि ये स्लो मूवर है, लेकिन इसका टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। मुझे लगता है ये 550 तक जाएगा। तो अगर आपको बाय करना है तो 535 का सपोर्ट याद रखें, तो वही स्टॉप लॉस रहेगा 527 का। इसका पहला टारगेट का रेंज होता है ना वीरेंद्र जी, क्लस्टर ऑफ रेंज, तो ये 550 से 555 ये इसका क्लस्टर है। मुझे लगता है डाबर वहां तक जाएगा, तो इससे बाय इन डाबर। ओके, डाबर में बाय है। आज एफएमसीजी में थोड़ी सी बाइंग क्लियरली विजिबल है। अब हमारे साथ हमारे नेक्स्ट गेस्ट जुड़ गए हैं, एल्फ एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी। राजेश जी गुड आफ्टरनून और शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। काफ़ी प्रॉब्लम मार्केट्स में इस समय, आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस फेज को जहां पर इतना पैनिक है मार्केट में? देखो अनुज, जब भी ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम पे जब भी क्वेश्चन मार्क्स आते हैं, जहां पे वहां की रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स, वहां की गवर्नेंस पे क्वेश्चन मार्क आते हैं, तो ये थोड़ा व्हाट आई वुड से अनसर्टेनिटी, वॉलेटिलिटी का पीरियड बाय डिफॉल्ट, देयर इज बाउंड टू बी कंफ्यूजन, देयर इज बाउंड टू बी अनसर्टेनिटी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सब जो पूरा ये जो चल रहा है बाहर की दुनिया में, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कितने फास्ट रेगुलेटर इस पे एक्शन लेते हैं, करेक्ट, एंड हाउ टू मेक श्योर कि ये जो पूरी जो इफेक्ट है वो केस पड़ते लिमिटेड रह जावे rather than making a contagion effect. And that's what I think the Fed is working overnight, the global regulators are working overnight. And that's the reason whether you look at SVB financial crisis or whether you look at Credit Suisse crisis, both these crises solutions were brought on the table before Asian market opened up. That's something very important to learn. That from 2009 to 2009 की जो Lehman collapse हुई, उससे basically regulators have learned a lot and they don't want to leave any chances. Definitely जो solutions होते हैं, it is never a win-win for everybody. Like for example, अभी डिपॉजिट होल्डर है, उनको बचाने की फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। बॉन्ड होल्डर और ऑफ कोर्स इक्विटी होल्डर तो लास्ट में आते हैं, तो उसकी कहीं ना कहीं पे इफेक्ट पूरी सिस्टम में, पूरी इकोनॉमी में यू आर गोइंग टू सी दैट इफेक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें फैक्टरिंग भी रहती है, आगे का शायद अगले 1-2-3 महीना ऐसा अनसर्टेनिटी रह सकता है, वॉलेटिलिटी रह सकता है, बट टू सम एक्सटेंट वो प्राइस में भी है। तो थोड़ा इन्वेस्टर्स को थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू लेना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म व्यू में अभी ये लेवल से काफी सारा करेक्शन हो चुका है। 19,000 की निफ्टी थी, आज हम 16,700, 16,800, 16,900 के लेवल पे आ चुके हैं। तो 12-15% ऑलरेडी प्राइस करेक्शन हो गया है, अबाउट 18 महीने का टाइम करेक्शन हो गया है। So I think we have seen reasonable correction, and I think the valuations are very attractive. If you ask my personal view, it is a good entry point from the valuation perspective. But yes, there is going to be definitely volatility for a few, probably couple of months more. राजेश कहते हैं वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। मैं इनफैक्ट एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें ब्लूमबर्ग का डेटा काफ़ी साइट किया गया है कि निफ्टी इस समय 18 गुना अपने 1 साल की फॉरवर्ड अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है, और जो रफली अपने 10 ईयर एवरेज के हल्के से डिस्काउंट पर है। ज़्यादा डिस्काउंट नहीं है, 10 ईयर एवरेज आई थिंक इज अराउंड 19-20 एंड वी आर एट 18 टाइम्स। लेकिन जो दूसरे दिग्गज मार्केट्स हैं वो नियरली 3 से 4% अपने 10 ईयर एवरेज से अर्निंग्स के डिस्काउंट पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हम भी उतना करेक्ट होंगे, इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये मार्केट्स इतने सस्ते हैं तो फंड फ्लो क्या उधर नहीं जाएगा वर्सेस कमिंग टू इंडिया? देखो, इसके बेसिकली सबसे पहले 2 चीजें हैं। आपने पहले आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैन मार्केट करेक्ट फर्दर, nobody has the answer. It is like you're flipping a coin, am I right? Nobody knows. Can market correct another 5%, 10%? Possible है, उसमें कोई बड़ी what I would say, it's not a very big thing. I mean, it has always happened. But important है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है। अगर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन इक्विटी मार्केट में, जो हम हर बार कहते हैं कि 3 से 5 साल का अगर आप होराइजन रखते हो, तो क्या आपको 10, 11, 12, 13, 14, 15% रिटर्न्स नॉर्मली मिलता है? इक्विटी मार्केट ने इंडिया में डिलीवर किया हुआ है। And I don't think the next 5 years are going to be difficult compared to last 5 years. Next 5 years are going to be much better for Indian economy compared to last 5 years. So I'm not too much worried beyond a point. Second चीज आपने कहा कि दूसरी जो मार्केट्स है, can the market become a better opportunity? Again, I don't think so. इंडिया और चाइना को छोड़ के ऐसी कोई दूसरी वर्ल्ड की मार्केट नहीं है जहां पे आपको इस तरह का ग्रोथ मिल सकता है।
And of course, China is facing its own problems. So let's not talk about China much. But both India and China offers that growth opportunity. Please keep in mind कि globally जो world में जो debate हो रही है वो -1 और +1 की recession की debate हो रही है, और इंडिया में जो debate हो रही है वो क्या growth 5% रहेगा कि क्या growth 6% रहेगा, ये चीज की debate हो रही है. So debates are completely different. We are a growth economy, and our regulators are, I think they have done extremely well compared to the global regulators. आप चाहे यूरोप की बात कर लो या चाहे यूएस की बात कर लो, I think Indian regulators are they have done a great job in last post this COVID particularly, and they basically made sure that growth but disciplined growth, whereas globally it was a reckless growth, and that's why the entire world economy is facing the music. So I think I'm not too much worried. If you ask my view from the medium term perspective, we are fairly bullish on the market. Okay, you're bullish on the market. That's good to hear. तो शायद ये मौका है इस बाजार में, गिरते बाजार में पोजीशंस लेने का. राजेश, इस फॉल में आप लोगों ने एक्सपोजर किस सेक्टर में बढ़ाया है? पहले तो उसका हमें अगर व्याख्यान दे. Basically, जो sectors on which we are positive, one is capital goods. ये पूरी जो capex की जो theme है, on this we are very bullish from almost like last now 2 years. पिछले 2 साल से हम ये theme पे positive रहे हैं. बहुत सारी इसके growth driver है. Data center, smart grid, automation, power and related technology, robotics, and ऐसे बहुत सारे growth driver है ये पूरे sector के, जिसके चलते हुए हमें लग रहा है कि ये पूरी theme जो है will continue to do well over next 3 to 5 years. Second theme on which we are positive is banking and finance. The most of the banks balance sheets are clean. Balance sheet काफी clean है. Loan book growth has already started improving. नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ अगर आप नंबर देखेंगे तो 15% के ऊपर ऑलरेडी अपना कंट्री का नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ है, एंड द नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आर आल्सो गोइंग टू रिमेन रीजनेबली व्हाट आई वुड से हेल्दी फॉर नेक्स्ट 1 or 2 to 3 quarters. So I think overall banking will also do well. Third sector on which we are positive is automobile and auto ancillary, and fourth sector on which we are positive is a consumer, both discretionary as well as non discretionary. So these are the 4 sectors on which we are positive. ओके, मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा था. एक स्टॉक जिसने ज़बरदस्त आउट परफॉर्म किया आपके लिए, और वो अब आपकी टॉप होल्डिंग भी है, सफारी इंडस्ट्रीज़. ये यहाँ पर ये क्या सोचकर आपने पिक किया? मतलब इतना बड़ा आपका मतलब आउटसाइज्ड स्टेक है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या स्टोरी है राजेश जी? So Anuj, please put a disclaimer, because that's a stock which we are holding for our AAA budding beast, which is our mid and small cap PMS. Safari Industries, basically हमारा जो thesis है, अगर मैं एक लाइन में कह दूं तो 3M approach है: market size, market share and margin of safety. तो size of industry is huge. Luggage industry तो बहुत बड़ी है, और ये luggage industry के अंदर और organized players versus unorganized, there is a huge opportunity, क्योंकि unorganized is becoming more organized. Within organized players, there are only 3 players. Number 1, Samsonite, VIP, and number 3 is Safari. तो ये हमारा 3M approach में fit होता है that it is one of the largest player in India with a high growth opportunity. और अगर सफारी की अगर हम बात करें कि the way in which they have done the capex, the way in which they have changed the product mix, अगर उन्होंने जो कंपनी का चेंज किया, soft versus hard, उसके अंदर अपनी जो number of products लेके आए, number of SKUs लेके आए, and most importantly agility. During the COVID and post-COVID, the kind of speed with which company worked to continue to gain market share year after year. अगर आप last 4 साल का market share gain देखेंगे, Safari Industries का is one of the biggest beneficiary of the market share in last 3 to 4 years. And that's why we are positive on this name. That's why we have picked up this name. Of course, stock has done extremely well, since last 2 years of our purchase, and we remain positive on this name. अच्छा राजेश जी, जब आप सफारी में इतने बुलिश हैं तो एयरलाइन स्टॉक्स पे या फिर होटल्स पे आपका व्यू क्या है? वहां पर आपका कन्विक्शन क्या कहता है? मैं 1-2 होटल्स की कमेंट्री पढ़ भी रहा था आज. No, we do not own any airline stocks. We do not own any hotel stocks. We basically, हमारा ये preference रहता है कि we buy B2C companies, companies with a zero debt balance sheet, companies with a high free cash flow. These are the 2 fundamental factors we always look at in our portfolio perspective. So ये 2 जो sector है जो आपने हमें पूछा है, that we do not own those sectors in our portfolio. Okay. अच्छा राजेश जी, मिड कैप में, स्पेशली आपके मिड कैप पीएमएस में कोई और स्टॉक जो कि ऐड किया हो आपने, या फिर मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ आपका हाल फिलहाल में?
that we keep doing it on daily basis. On an average, we meet दिन में हम एक कंपनी को मिनिमम मिलते रहते हैं. लेकिन if you ask me what kind of feeling what we are getting, the kind of feelers what we are getting from the companies with whom we interact, then most of the companies basically there is no change in the growth plan. एक्सेप्ट फॉर कंपनीज जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के साथ लिंक जुड़ी हुई है, जैसे टेक्सटाइल पकड़ लो या आईटी इंडस्ट्री पकड़ लो, जहां पे ये थोड़ी बहुत स्लोडाउन की इंपैक्ट आ सकती है, ये सामने लग रहा है. बट अदर सेक्टर्स पर्टिकुलरली कैपेक्स जो थीम है, बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है, इंडियन कंज्यूमरिज्म जो थीम है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरी जो थीम है, इसमें कोई दे आर नॉट सीइंग एनी सिग्निफिकेंट स्लोडाउन और एनी साइंस ऑफ स्लोडाउन. They are basically by and large on track. Third quarter results also have been reasonably good, and most of our portfolio companies have delivered, very solid performance, both revenue terms as well as operating profit growth as well as EBITDA margin. So, no major changes in last at least 2 months, despite the global slowdown kind of worries which are coming in the world. राजेश, आपके पोर्टफोलियो में इंजीनियरिंग पर सबसे ज़्यादा आपका तवज्जो है, एंड आफ्टर दैट कम्स कंज्यूमर. तो पहले इंजीनियरिंग में you've picked ABB, you've got Cummins, आपके पास मेरे ख्याल में AI इंजीनियरिंग जैसे काउंटर्स भी हैं. ये आपको ज़्यादा पोटेंशियल मिड कैप प्लेस में ही दिखाई दे रहा है इंजीनियरिंग में, या फिर आगे चलकर आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी L&T जैसे दिग्गज प्लेयर्स भी देंगे गोइंग फॉरवर्ड पोर्टफोलियो रिटर्न्स के लिहाज से? See, basically ये जो ट्रिपल ए बर्डिंग लिस्ट है, these are the companies is a mid and small cap PMS plan, and basically companies, हमें ये लग रहा है कि पूरी जो कैपेक्स थीम है उसके सबसे बड़े बेनिफिट जो रहेंगे वो जो कंपनी जिसके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कंपनीज के पास टेक्नोलॉजी है, जो कंपनीज के पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो कंपनी के पास ग्लोबल पेरेंटेज है, those companies will be the biggest beneficiary, क्योंकि इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है. They are not dependent on one particular contract or execution of 1 or 2 projects, और फिर बाद में डिले होती है और फिर बाद में डिसअपॉइंटमेंट होते हैं. ऐसा इस कंपनीज में नहीं होते. जैसे आपने 2-3 कंपनीज के जो नाम लिए, ये एवरी कंपनी जो आपने बात की, they all are number 1 in their respective field. One of the companies largest player in digital handset, one of the companies going to be the biggest beneficiary of data center growth. तो डेटा सेंटर की कैपेसिटी इंडिया में 5 टाइम्स होने वाली है अगले 4 साल में. तो वो सबसे बड़ा उसका बेनिफिशियरी कौन रहेगा? तो कंपनीज विच आर इनटू द स्मार्ट ग्रिड, कंपनीज विच आर सप्लाइंग द एंटायर थिंग, वेदर इट इज अ ट्रांसफॉर्मर, वेदर इट इज अ कैपेसिटर, वेदर इट इज अ डीजी सेट फॉर अ बैकअप पावर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ. सो ऑल दीज कंपनीज आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द न्यू ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज कैपेक्स स्टोरी. तो जो ट्रेडिशनल ग्रोथ ड्राइवर है, वी आर नॉट बेटिंग ऑन इट. वी आर नॉट बेटिंग ऑन इरिगेशन, power projects. No, we are betting on companies where R&D is a moat, technology is a moat, and वहां से बेसिकली आपका ग्रोथ बहुत बड़ा आ सकता है. राजेश जी, शुक्रिया चलिए जुड़ने के लिए हमारे साथ, और ये सारी बातचीत करने के लिए, और आपके पोर्टफोलियो के लिए आपका डिस्क्लेमर ऑब्वियसली हम प्ले करेंगे. मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी है इस समय. इनफैक्ट अब निफ्टी जो है वो अगर आप बिटवीन हाइज एंड ऑफ डे एंड ऑफ डेज हाई एंड ऑफ डेज लो देखेंगे तो करीब करीब अब 1% रिकवर कर चुका है डे लो से, और सिर्फ 0.5% दूर रह गया डे हाई से. ये शानदार रिकवरी निफ्टी में, और पॉइंट्स के हिसाब से 162 पॉइंट की रिकवरी, और डे हाई से सिर्फ 66 पॉइंट दूर रह गया. और उतनी ही बड़ी रिकवरी अब आपको दिखाई देगी निफ्टी बैंक में. पूरी 1% की रिकवरी निफ्टी बैंक में इस समय. और निफ्टी बैंक में सबसे स्ट्रॉन्ग रिकवरी रही है एक्चुअली एक्सिस बैंक में. एक बार जरा उसका चार्ट ले आते हैं. तो निफ्टी बैंक करीब 434 पॉइंट की रिकवरी आपको दिखा के देगा. इसमें 431 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी बैंक में, तो अच्छी खासी रिकवरी. यतिन के पास चलते हैं और जान लेते हैं उन्हें क्या फीडबैक मिल रहा है डीलिंग रूम से इंडिविजुअल स्टॉक्स पर. यतिन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. और जैसे कि आपने कहा, एक्सिस बैंक एक स्टॉक है जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और अगर हम सुबह से देखें तो स्टॉक वही 830-840 की रेंज में ट्रेड कर रहा है. और डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो आज यहाँ BTST ट्रेड आप ले सकते हैं, क्योंकि डीलर्स को लगता है बैंकिंग स्टॉक में यहाँ से बाउंस बैक आएगा. क्योंकि अगर बाजार में यहाँ से रिकवरी आनी होगी तो शायद बैंकिंग स्टॉक्स में आपको तेज़ी दिखाई पड़ेगी. तो इसीलिए लगभग 850 के टारगेट के साथ वो यहाँ खरीदारी कर रहे हैं. ऑब्वियसली यहाँ आपने इंट्राडे में रिकवरी देखी है 5-7 रुपये की पिछले 15 मिनटों में. तो एक मूव तो कैप्चर हो गया, लेकिन डीलर्स होपफुल है कि यहाँ से और भी 15-20 रुपये का अपसाइड
देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक फ्यूचर्स में। इसके अलावा अगर हम देखें बायोकॉन, ये एक स्टॉक है, फ्राइडे को एक बड़ी ब्लॉक डील आपने देखी थी 328 के आसपास 2 करोड़ शेयर ट्रेड हुए थे। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड था। आज एक प्रोबेबिलिटी ये भी बनी हुई है कि शायद स्टॉक F&O बैन एंटर करे, लेकिन डीलर्स होपफुल हैं कि 200 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है और यहाँ अगर आप खरीदारी कर सकते हैं पोजिशनली तो शायद 5 से 10% के अपसाइड बन सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स अपने HNI क्लाइंट्स को पोजिशनल तेज़ी करने की सलाह दे रहे हैं। ऑब्वियसली मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है तो दोनों ही एक्सिस और बायोकॉन में डीलर्स टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ काम कर रहे हैं। ओके, स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना है। आपको शुक्रिया यतिन ये जानकारी देने के लिए। और सिर्फ एक्सिस नहीं, एक्चुअली ICICI बैंक में भी अब शानदार आपको इंट्राडे रिकवरी दिखाई देगी। तो कॉर्पोरेट बैंक्स में थोड़ी सी रिकवरी। तो अगर ये प्रॉब्लम ये है कि ऑलमोस्ट हर दिन मार्केट सेकेंड हाफ में आपको रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन फर्स्ट हाफ में लोगों के होश उड़ जाते हैं। एग्जैक्टली और अब फिर शायद डाउ फ्यूचर्स को लेकर थोड़ा सा आ रहा कि लोअर लेवल से रिकवरी आई है। खैर एनीवे, काम करते हैं, BTST कॉल्स लेना शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या ट्रेड सिस्टम बन रही है, इस रिकवरी को कैसे प्ले करना है, क्या लॉन्ग ट्रेड्स लेकर जानी है या अभी भी शॉर्ट ट्रेड्स की तरफ झुकाव। गावा सर, आपसे शुरुआत करेंगे, BTST या STBT? BTST, और स्टॉक मैंने चुना है इस वक्त वो है ग्रासिम। लगता है कि यहाँ पर अपमूव मिलना चाहिए, करीब 3 दिनों से एक अपमूव देख रहे हैं और आज भी ठीक ही नजर आता है। 1594 पर ट्रेड कर रहा है, टारगेट 1620, स्टॉप कहाँ होना चाहिए, करीब 1582। बस ग्रासिम 1582 स्टॉप, टारगेट 1620। ये तो टारगेट 1620 का ग्रासिम में एक तेजी का ट्रेड लेने की सलाह, ये है BTST ट्रेड। शिल्पा, आप क्या पिक कर रही है? जी, आई विल स्टिल गो विथ बर्जर पेंट। मुझे बर्जर पेंट बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आई एम लुकिंग एट टारगेट्स ऑफ 625 to 630, स्टॉप लॉस 590 का। आई विल स्टिल गो विथ बर्जर पेंट। ओके, बर्जर पेंट्स क्रूड का पूरा फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे और 598 पे लॉन्ग करके जा रहे हैं, कल के लिए कैरी करेंगे। आज ओपन इंटरेस्ट में आप देखें लगभग आज इसके 24,000 शेयर बढ़े हैं, 24,000 शेयर। मानस, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? देखिए, पिरामिड एंटरप्राइजेस में एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना चाहिए। 666 के स्टॉप लॉस से कैश लेवल्स हैं, वहाँ 10 रुपए का रिस्क है, 10 रुपए का आपको ऊपर स्टॉप लॉस रखना लगाना है, लेकिन नीचे की तरफ 625 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही कैश लेवल से PL में बिकवाली करने की राय रहेगी। चलिए राजेश जी, आपकी ट्रेड? चलो जी, देखिए मैं पीडीलाइट को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है पीडीलाइट ऐसे मार्केट में एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे वो थे करीबन 2340 के आसपास, तो इसने रिटेस्ट करके वहीं से रिकवरी, हालांकि ये 50 डे में पे अटका है, लेकिन ये एंटिसिपेशन है कि कल 2380 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे एक रैली मिलेगी। तो ये बाय रहेगा मेरा 2350 के स्टॉप लॉस के साथ। 2370 पे बाय बनता है। इसका जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा करीबन 2420 से लेकर 2440, तो पीडीलाइट में बाय रहेगा। पीडीलाइट में बाय रहेगा। अच्छा, बात हुई थी पिरामल की, आज सुबह हमने इसकी डिटेल चर्चा की थी। पिरामल एंटरप्राइजेस इस महीने 15% का डिक्लाइन यहाँ पर, और अपने 52 वीक हाई से ये स्टॉक अब करीब 73% गिर चुका है। हालांकि उसमें डीमर्जर हुआ था तो इसके लिए वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी गिरा है। और इवन जो डीमर्ज एंटिटी थी पिरामल फार्मा, उसको भी अगर आप देखें तो वो भी स्टॉक जो है ज़बरदस्त, उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला। किसी ने सोचा नहीं था ये डबल डिजिट का स्टॉक इतनी जल्दी हो जाएगा। तो इस ग्रुप में कुछ तो गड़बड़ है जिस तरीके से ये लगातार गिरा। और पिरामल एंटरप्राइजेस ने आज फ्रेश 52 वीक लो बनाया है और काफ़ी, मतलब जैसा मैंने कहा कि काफ़ी इस महीने में ही सिर्फ 15% के डिक्लाइन। अच्छा, एक बार जरा इस थोड़ा सा लास्ट के 15 मिनट बचे हैं और ऑब्वियसली ट्रेडर्स जानना चाहेंगे कि इंडेक्स को लेकर क्या अप्रोच होगी। फिर से हम एक बार कोशिश करते हैं 17,000 के ऊपर क्लोज होने की। तो हर्षिता, एक चीज़ तो क्लियर है कि 16,800 16,900 का एक जोन है जिसको कि डिफेंड करने की कोशिश हो रही है। इसके नीचे क्योंकि सीधा 1000 पॉइंट की डाउनसाइड ओपन होती है, और अगर आप निफ्टी का 2 साल का चार्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से वो 2022 के करीब का जो लो था निफ्टी का, अक्टूबर 2021 में 18,600 था निफ्टी, वहाँ से फिर गिरा था। उसके बाद उसने एक लो बनाया था करीब 16,700 का, और जो 16,700 का लो था वहाँ से एक शानदार रिकवरी आई थी। उसके बाद ऑब्वियसली एक जो सबसे बड़ा लो बना था वो करीब 15,300 का था, और वो एक्चुअली लास्ट ईयर बना था। लेकिन उसके बाद की रिकवरी का जो लो था वो 16,700 16,800 के करीब था। तो इसके लिए उस लो को बचाना ज़रूरी है। अगर वहाँ डबल बॉटम बनता तो ठीक है, वरना फिर जैसे मैंने कहा और 1000 पॉइंट
15,360 15,400 तक की ट्रेजेक्ट्री ओपन हो जाती है अगर 16,800 प्रोटेक्ट नहीं होता। तो इसके लिए 16,800 एक लास्ट डिच एफर्ट है यहाँ पर इसको बचाने के लिए। जी हाँ, तो वो लकीली हमारा गोली थोड़ा सा इनफॉर्म है और डिफेंड कर रहा है उन लेवल्स को। लेकिन इंटरेस्टिंग क्लोज कंसिडरिंग लगा था आज की 16,800 टेस्ट हो जाएगा, 828 से एक बार घुमा मार्केट। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर फिर लेकर आते हैं। आज के दो टॉप परफॉर्मर्स ऑफ कोर्स HUL और ITC हैं। यहाँ पर बहुत ही तगड़ा मूव देखने को मिला है। और उसके बाद BPCL जो करीब करीब 2-2.5% ऊपर ट्रेड करता हुआ। SBI लाइफ, कोटक जैसे काउंटर्स, इन सब में तेजी देखने को मिली। अच्छा, इनमें से ग्रासिम पर आपने एक बाय कॉल दे दिया है गाबा साहब, लेकिन क्या BPCL में भी तेजी का ट्रेड एक्सटेंड करने की पक्ष में है? क्योंकि कच्चे तेल में ऐसी रिकवरी के साइंस तो है नहीं। देखिए, ऐसा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अच्छे लग रहे हैं, लेकिन BPCL थोड़ा स्ट्रेस्ड है। दिक्कत वहां पर है। अगर स्ट्रेस ना होता तो डेफिनेट बाय बनता। 5 दिनों से एक अपमूव मिला है। हम 5-6 दिन जब अपमूव मिलते हैं तो ये से थिंक शॉर्ट काफी तक स्ट्रेस्ड है। अपमूव ऑन है। 355 का स्टॉप था, अगर चले पॉसिबल है कि 366 भी देखे, लेकिन यहाँ पर स्टॉप टाइट होना चाहिए BPCL। स्टॉप लॉस टाइट रखेंगे अगर इस ट्रेड को कैरी कर रहे हैं, कंसिडरिंग पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस, 5 ट्रेडिंग सेशंस लगातार तेजी में रहा। अच्छा, जुबलेंट फूड पर हमारी नजर ज्यादा गई नहीं पहले। 434 के लेवल 1-1.5% ऊपर, लेकिन ओपन इंटरेस्ट एडिशन अच्छा हुआ। ये लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड में अच्छी तेजी दिखाकर जा रहा है। काउंटर करीब 2% ऊपर। राजेश सातपुते, क्या ये ट्रेड कल भी जमेगा? हर्षदा जी, जिस तरह से एफएनओ का डेटा यहाँ पे पैन आउट हो रहा है कि लॉन्ग बिल्टअप तो हुआ है, टेक्निकली यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है जिसका प्रोजेक्शन है टारगेट होना चाहिए 450 का। तो 450 के टारगेट के लिए आप इसमें BTST कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा 425 पे। तो 425 के स्टॉप लॉस के साथ जुबलेंट लॉन्ग करे। हाँ, अगर 450 का लेवल पार करता है, सरपास करता है, जैसे रिकवरी हम बाजार में देख रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है इन दैट केस ये 470 475 का टारगेट अनहोल्ड करेगा। ओके, जुबलेंट फूड्स आपकी स्क्रीन पे। इस बीच एक स्टॉक और देखते जाते हैं और शायद कल के पर्सपेक्टिव से इसका डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, और दैट्स ग्लेनमार्क फार्मा। टर्बुलेंस वाले स्पेसेस से निकल के ऑटो से, बैंक से, या फिर अगर आप देखें तो IT से डिफेंसिव में मानस ग्लेनमार्क फार्मा जिस ट्रेजेक्ट्री को, जिस 449450 के लेवल को इसने आज किस किया, वो इसका मई मेरे ख्याल से लगभग 10 महीने का हाईएस्ट क्लस्टर होगा। 10 महीने का प्लेसमेंट ठीक लग रही है आपको इसका? अब ऑल मूविंग एवरेजेस, कुछ पॉजिटिव क्रॉसओवर और बार बार स्ट्राइक करता हुआ 440, 445, 450 के जोन को, आपका टेक मानस किस थ्रेशहोल्ड पॉइंट, किस लेवल के ऊपर आप इसे लॉन्ग साइड पे पिक करना चाहेंगे, जिसके बाद इस पे फ्रेश स्ट्रेंथ आएगी? देखिए, फ्रेश स्ट्रेंथ तो आई थिंक 2 दिन पहले आ गई थी जब स्टॉक ने 435 के लेवल्स को ब्रीच किया था, और पैटर्न पॉजिटिव तभी भी था और अभी भी है। और मेरा समझना है कि इस बार स्टॉक अपने जो पिछले हाईज 555 के आसपास के हैं उसको टेस्ट करेगा और शायद उसको ब्रीच भी करेगा। टारगेट इसके, अगर हम टेक्निकल टारगेट की बात करें तो 470 रुपए तक के टारगेट्स आते हैं। करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। पोजीशन ट्रेड लीजिए। 429 के स्टॉप लॉस से 470 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, चलिए, एक AFP न्यूज़ एजेंसी के थ्रू एक खबर आई, शायद उसकी वजह से भी मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में थोड़ी रिकवरी आई, कि पुतिन और शी के बीच में एक प्रपोजल डिस्कस होगा, जो बीजिंग का प्रपोजल है कि जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे रोका जाए। तो डिस्कशन होगा सिर्फ, ये न्यूज़ निकल कर आई है। तो ये भी शायद एक कारण है कि आपने ग्लोबल मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखी है। और इंडियन मार्केट में तो खैर अब डिसेंट रिकवरी है इस समय। ख़ासतौर से बैंक निफ्टी अब शानदार रिकवरी दिखा रहा है लोअर लेवल से, और ख़ासतौर से ICICI बैंक और एक्सिस। लेकिन मैं एक और स्टॉक एक्चुअली डिस्कस करना चाह रहा था, और वो है बलरामपुर चीनी का स्टॉक। एक बार 6.5% नीचे इस समय ये स्टॉक, ये इसलिए क्योंकि जब सीरीज स्टार्ट हुई थी स्टॉक ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया था। अभी भी मंथ टू डेट ये ग्रीन में है स्टॉक, डिस्पाइट इतनी बड़ी वीकनेस, लेकिन करीब 6% की आज की गिरावट के बाद। और एक और चीज़ लेकर आते हैं, जरा एक बैन का अपडेट ले लेते हैं, कौन से स्टॉक्स बैन में जा सकते हैं। बायोकॉन, जहाँ पर एक लगातार वीकनेस रही है, 101% यहाँ पर पोजीशंस, तो बैन में जाने की तैयारी बायोकॉन में। PEL बॉर्डरलाइन केस है, लेकिन 91% पोजीशंस PEL में भी क्रॉस हो चुकी हैं, तो यहाँ पर भी तैयारी है। और अच्छा, एक और चीज़ देखिए, जितने बैन में जाने वाले स्टॉक्स हैं वो ज़्यादातर स्टॉक्स वीक स्टॉक्स हैं बेसिकली, तो मार्केट में एक बायस जो है वो थोड़ा सा इस समय वीकनेस का है। लेकिन फिर वही बात हर्षदा कि ये जो क्लोज है ये मार्केट में एक वन वे डिक्लाइन को रोक देती है हर बार। ऑलमोस्ट 3-4 दिन का ट्रेंड रहा है, क्लोजिंग जो है वो इंट्राडे लो से शानदार रिकवरी के साथ हो रही है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग
एक ट्रेंड है, इसको आप किस तरीके से प्ले कर रहे हैं? मतलब इंट्राडे में लॉन्ग करिए, फिर टुवर्ड्स द एंड सेल करके जाइए, मतलब ऑब्वियसली रिस्की ट्रेड है, लेकिन ये एक ट्रेड है जो मार्केट में इस समय काम कर रही है। जी हाँ, बाय द वे जिससे भी अच्छा पैसा बन जाए वो ट्रेड आपके लिए दरअसल अव्वल साबित होगा, लेकिन 17,000 के काफी करीब हम जाकर टिकते हुए दिखाई देंगे। यू नेवर नो, एडजस्टेड क्लोज वो 17,000 पर एग्जैक्ट डॉट आ भी जाए। आखिरी 8 मिनट बाकी है, तो कुछ और ट्रेड्स पर नजरें बन सकती हैं और एक अंदाजा लेंगे कि इसमें कुछ ट्रेड कैरी करना है या नहीं। हम टाइटन की बात कर रहे थे अनुज, लेकिन मनप्पुरम मुथूट जैसे काउंटर जहां पर एक साइजेबल मूव देखने को मिला है, और नॉर्मली जब सोने के दामों में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलता है तो लगता है कि इन बिजनेसेस में भी थोड़ा सा ऑपरेशनली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो मुथूट इनफैक्ट 1.5% ऊपर, मनप्पुरम ऊपर से थोड़ा सा हल्का होकर 1% नीचे जाकर ऊपर जाकर टिक रहा है, लेकिन कैथलिक सीरियन बैंक, फेडरल बैंक, ये वाले स्टॉक्स भी आपको देखने चाहिए जब हम इन गोल्ड लोन वाली अपॉर्चुनिटीज पर बात करते हैं, क्योंकि इन बैंकों ने एक अच्छा खासा मौका दिया है और काफी कंपटीशन दिया है। तो फेडरल बैंक डे लो से देखिए क्या बढ़िया रिकवरी दिखाता हुआ करीब 0.5% ऊपर। इनमें से कोई ट्रेड जो मानस आपको लग रहा है कि ठीक है, लिया जा सकता है, कैरी कर सकते हैं, स्पेशली मनप्पुरम या मुथूट? देखिए, मुथूट पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है। आई थिंक मुथूट फिर से एक बार रिकवरी दिखा सकता है, जिसमें शायद 980 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए। 930 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर 980 रुपए तक के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए देखिए, ये मतलब ठीक है, इसमें फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ये सिर्फ एक फैक्टर है, इसको पीटीआई ने भी पब्लिश किया है कि पहले वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने ये जो खासतौर से जो अरेस्ट वारंट इशू हुआ था पुतिन के अगेंस्ट बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, उसके बाद ये बात कही है कि शायद एक पीस की बात की जाए। हालांकि ये फैक्टर है या नहीं है ग्लोबल मार्केट रिकवरी में पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट निफ्टी में शानदार रिकवरी लोअर लेवल से, और अब जो क्लोज है वो 17,000। वीरू, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, हम 17,000, क्योंकि एडजस्टेड क्लोजिंग मुझे लग रहा है अभी भी शायद 17,000 के नीचे ही बंद हो, लेकिन एक लास्ट ट्रेड पॉसिबल है कि 17,000 के ऊपर दिखाई दे आपको। जी हाँ अनुज, बिल्कुल। और ये 3 वाइड लोअर शेडोज अनुज, आई मीन बाकी अगर आप देखें कन्फ्यूजन ट्रेडर का बढ़ा देती हैं। निफ्टी ने आज, निफ्टी बैंक ने अपने 39,000 की ट्रैजेक्टरी को डिसाइसिवली वॉलेट नहीं किया और 16,800 ने एक बार फिर वर्क किया। खैर, अब एक काम करते हैं, इसमें याद रखिएगा डाउ जोन्स फ्यूचर्स की अहम भूमिका थी, इसमें कोई दुराय नहीं है। हम स्लिप तब भी हुए थे जब यूएस फ्यूचर स्लिप हुए, एक पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैजेक्टरी में, और रीगेन हमने तभी किया जब यूएस फ्यूचर्स रीगेन कर गए। आज अगर आप लॉन्ग शॉर्ट की कॉम्बिनेशन को देखें, इसमें कोई दुराय नहीं है कि बाजार शॉर्ट की तरफ ज़्यादा हावी था। 122 शॉर्ट, ओनली 26 लॉन्ग्स। अगर आप मैं इसमें 8 वो शॉर्ट कवरिंग का दायरा जोड़ दूँ तो इट्स 34 ग्रीन्स। HUL, BPCL, पेज इंडस्ट्रीज, HPCL, एबॉट, यानी अगर आप देखें तो फार्मा के कुछ दिग्गज जैसे ग्लेनमार्क था, जैसे एबॉट था जिसमें स्ट्रेंथ थी, HPCL, BPCL स्ट्रॉन्ग रहे। क्रूड, HUL आज डिफेंसिव में, FMCG में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी जिसको लीड किया HUL ने, बट शॉर्ट कवरिंग मुथूट फाइनेंस में थी। लेकिन बहुत बड़ा स्विंग जनरेट कर पाया क्या ये स्टॉक? क्या वो एडवांटेज ले पाया? आई थिंक शायद मैं कहूँगा नहीं। बाकी IOC में शॉर्ट कवरिंग, डिक्सन में शॉर्ट कवरिंग, MRF और बर्जर पेंट्स में भी शॉर्ट कवरिंग, 0.5% के ऊपर रहा स्टॉक। और प्रेशर पॉइंट्स क्या थे, कहाँ था दबाव? आपकी स्क्रीन पे इस बलरामपुर चीनी जिसका उल्लेख अनुज अभी कर रहे थे, इंडिया सीमेंट्स, HCL, आई मीन शुक्रवार के अच्छे मूव के बाद आज बैकफुट पे था, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे हुआ, पिरामिड एंटरप्राइजेस डिस्कशन हुआ यहाँ पे, और B2 याद रखिएगा आज गंभीर समस्या में थे। बजाज फिनसर्व का आज का क्लोज जो है वो आप समझ लीजिएगा कि एट 1246, यस, करीब 19 जुलाई 2022 के बाद सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी, और मेरे ख्याल से आज की ये कैंडल 2 फरवरी के बाद की सबसे सिवियर प्रेशर वाली कैंडल थी। बाकी अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे अदानी एंटरप्राइजेस में शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए, अंबुजा सीमेंट्स में, GMR एयरपोर्ट में, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, और मेटल्स आज सबसे कमजोर पड़ी थी। अच्छा, अगर मैं जाते जाते देखूं कि वो ऐसा स्पेस कौन सा रहा जो कि आज सबसे स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप विटनेस करके जा रहा है, सबसे बड़ा OI बिल्डअप आज कहाँ हुआ? अगर आप सेक्टोरल रुझानों की तरह देखें तो आज है ऑटोमोबाइल्स। याद रखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी शॉर्टिंग हुई है आज अशोक लेलैंड में 2.5% नीचे, मदरसन सुमी में 10%, भारत फौज में लगभग आप समझ लीजिएगा 12%, नहीं, भारत फौज में 8.4% और
टाटा मोटर्स में 8.3%। मानस, एक बात पूछूं आपसे यहाँ पे, एक ऑटो शॉर्ट सबसे कंफर्टेबल कौन सा है इस वक्त ऑटो में शॉर्ट? तो देखिए वो स्टॉक भारत फोर्ज का है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन था, लेकिन आज का कैंडल को देख के लग रहा है कि शायद एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक क्लोज हो रहा है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि शायद 760 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। और जो रिकवरी मार्केट में देखने को मिली, उस तरह की रिकवरी हमने बजाज फोर्ज में नहीं देखी है, भारत फोर्ज में नहीं देखी है। तो बिकवाली अभी भी कर सकते हैं, 800 रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे और 760 के आपको टारगेट सेट करना है। चलिए अब एक करते हैं काम, हर्षदा के पास चलते हैं इस क्लोजिंग को थोड़ा सा बारीकी से समझने के लिए। अगर आप इंडेक्स वॉच करें तो हर्षदा इट्स 17,005 लीजिए। कल के लिए भी आपके लिए जो कंफ्यूजन है वो बदस्तूर बरकरार है? और कंफ्यूजन कम करने का काम अगर कोई करेगा शायद अमेरिका करेगा, और वहां पर वीरू वैसे काफी बढ़िया रिकवरी आ गई है। हमने जब कार्यक्रम की शुरुआत की थी 365 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर, इस समय सिर्फ 67 अंकों की गिरावट पर ट्रेड, और नेस्डेक फ्यूचर्स जो करीब 100 पॉइंट नीचे था वहां पर अब 3 पॉइंट का पॉजिटिव टिक देखने को मिला है। तो वो है फिलहाल ग्लोबल मार्केट की तस्वीर, और देखेंगे यहाँ से आगे किस तरह का रुझान क्लियरली मार्केट्स में बनता हुआ दिखाई देगा। आज हम 17,004 पर आ चुके हैं, बंद होते होते 96 अंकों की ही गिरावट, और निफ्टी बैंक जो 38,973 तक फिसला था वो 39,400 के आसपास इस समय आ चुका है। तो एक बहुत ही बढ़िया पुल बैक मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। आप देखिए निफ्टी आईटी हालांकि आज यहाँ पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला, 386 अंकों की गिरावट पर ही ट्रेड जाकर टिकेगा। मिड कैप्स ने भी कोशिश की थी लेकिन 300 पॉइंट का प्रेशर कायम है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में साफ देखने को मिला है, गिरने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा थी बढ़ने वालों की तुलना में। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज की जो रिकवरी आई है निचले लेवल से जो हम 17,000 के करीब क्लोज देख रहे हैं, उसमें HUL ITC का एक बहुत बड़ा योगदान है। इन काउंटर्स ने अच्छा खींचा है मार्केट को ऊपर, 2.5% ऊपर दरअसल HUL ट्रेड करता हुआ। ITC में भी हमने देखा एक डिसेंट पुल बैक देखने को मिला, और इसके बाद बाकी FMCG कंपनियों में भी खरीदारी देखने को मिली। हमने काफी चर्चा की थी गोदरेज कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स की, डाबर भी जिक्र हुआ था। तो FMCG इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर अब ले आते हैं। HUL और ITC में जो अच्छा मूव देखने को मिला उसका कितना फायदा ओवरऑल इंडेक्स में, तो 0.5% से ज्यादा के गेन्स इधर बनते दिखाई दिए। जाते जाते कुछ खरीदारी के अंश कोटक महिंद्रा बैंक में भी नजर आए थे, वो हल्का सा पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ नजर आया। लेकिन आज का जो बड़ा मूव है FMCG के अलावा वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, और खासतौर से BPCL का शेयर कच्चा तेल 71 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और BPCL में उसका पूरा फायदा मिला है 2% ऊपर। BP, HP, IOC में खरीदारी, लेकिन ONGC, रिलायंस जैसे काउंटर्स में हमने देखा मैसिव मुनाफा वसूली देखने को मिली। ONGC करीब 0.5% नीचे, तो RIL में भी 0.5% तक का दबाव देखने को मिला। 2200 के आसपास रिलायंस दरअसल ट्रेड कर रहा है। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर आपको साफ दिखेगा कि कौन से स्टॉक्स में कितना प्रेशर बनता दिखाई दिया। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों बजाज ट्विंस में 1.25% नीचे, तो आज बजाज फाइनेंस में 3% तक का नुकसान देखने को मिला। अदानी पोर्ट के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए एक और कमजोर सत्र। मेटल्स में हमने करेक्शन देखा है, हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, आपका JSW स्टील जैसे काउंटर में भी बिकवाली रही। और ऑफ कोर्स फिर IT की बारी, HCL टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS जैसे काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। 17,002 पर जो इंडेक्स जाकर टिका है, 97 पॉइंट की गिरावट पर निचले लेवल से खरीदारी अगर आई उसमें हमने देखा FMCG काउंटर्स का ही बोलबाला था। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति मार्केट की। हफ्ते की शुरुआत कमजोर हुई है, हम 16,828 तक फिसले, लेकिन एक रिवर्सल आया बाजार बंद होते होते, और देखते हैं यहाँ से आगे फिर कल की स्थिति क्या बनेगी। ऐसे में क्योंकि दोनों तेजी और मंदी के सौदे काम कर चुके हैं, आज किस तरह के ट्रेड्स आशीष और नीरज के बीच के मुकाबले में सबसे ज्यादा चले हैं वो भी अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। आशीष ने कोची शिपयार्ड पॉजिटिव में रखा, 3% ऊपर, इनको 550 करोड़ का जो ऑर्डर लगा। RVNL के भी हाथ में एक ऑर्डर लगा था तो उसका फायदा देखा गया। टोरेंट फार्मा की इनकी एक ऑन्कोलॉजी यूनिट की जांच हुई तो वहां पर एक नेगेटिव अपडेट आया। सौराष्ट्र सीमेंट माइल्डली पॉजिटिव था, 0.5% से कम के गेन्स। नीरज ने देखिए मंदी वाले ट्रेड्स पकड़े, टाटा स्टील हो, संवर्धन हो, आपका टाटा मोटर्स हो या फिर TCS हो, सब में वो शॉर्ट साइड के ट्रेड्स आज ज्यादा रिटर्न्स कमाकर
जा रहे हैं। तो ये फिलहाल आज के आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स, दोनों तेजी और मंदी की तरफ, जो आशीष और नीरज ने सीधा सौदा में आपके लिए किए थे रेकमेंड। तो जैसे कहते हैं ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, 17,002 देखा और फिर जो एडजस्टेड क्लोज है वो 16,988 पर आ रहा है वीरू। जी हाँ, पर 17,000 नहीं हुआ पार। कल है मंगलवार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस कार्यक्रम को इसी नोट पे एंड करते हैं। नमस्कार।